इज इट क्लियर? तो देखिए लॉन्ग ड्यूरेशन में मतलब है हजारों साल, और मैंने कहा था कि इसमें बड़े पैमाने पर लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन भी होता है, ये भी आपको मैंने कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, इस फोर्स को भी हम दो टाइप में डिवीजन करते हैं, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन फोर्स जिसको हम डायस्ट्रोपिक फोर्स कहते हैं, डायस्ट्रोपिक फोर्स। देखिए डायस्ट्रोपिक का मतलब पहले समझिए क्या होता है। डायस्ट्रोपिक का मतलब होता है जमीन के रूप को बदलना, जमीन के रूप को, फॉर्म को बदल देना, उसी को बोलते हैं डायस्ट्रोपिक। क्लियर हो गया? तो अब आप जान लीजिएगा कि डायस्ट्रोपिक फोर्स भी दो तरह के होते हैं। क्लियर है? लिखेंगे। अच्छा यहाँ कंफ्यूज नहीं होने का, टाइप से टाइप बनेगा, टाइप से टाइप बनेगा, इसलिए एकदम समझ के लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायस्ट्रोपिक फोर्स, there are two types of diastrophic force. There are two types of diastrophic force on the basis of, there are two types of diastrophic force on the basis of, on the basis of direction of wind, direction of force, on the basis of direction of force, on the basis of डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो मैंने आपसे ये कहा कि दो तरह के फोर्स हैं डायस्ट्रोपिक फोर्स, किस बेसिस पर? डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स का डायरेक्शन है। कम समझ रहे हैं? फोर्स का क्या है? डायरेक्शन। कभी कभी डायरेक्शन है, आप उसको मोशन भी कह सकते हैं, फोर्स का जो मोशन है उसके बेस पर। क्लियर हो गया? आप लोग ब्रैकेट में मोशन भी लिख दीजिए, चाहे वो दोनों बेस आएगा तो ये होगा, चाहे वो मोशन के बेस पे पूछे या डायरेक्शन के बेस पर पूछे। ब्रैकेट में फिर मोशन भी लिख लीजिए, लिख लिया सभी लोग? ठीक है। अब जो दो तरह के हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फोर्स, बताएंगे कोई? एनीबॉडी जानते हो कुछ तो? आप प्लीज बताएं। दो टाइप में कौन कौन? आपने गलत नहीं बोला था, आपने एकदम सही कहा था, लेकिन अब उसी को सेट करेंगे, ठीक है? एकदम सही कहा था आपने, इसलिए मैंने कहा कि देखिए आप जानते हैं उस चीज को जोड़ देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक ना, देखिए सब लोग पहला कंफ्यूज नहीं होंगे, टाइप से टाइप जा रहा है। इज इट क्लियर? लिखिए एपेरियोजेनेटिक और वर्टिकल मूवमेंट फोर्स। एपेरियो मैंने आपका जो आपने कहा वो मैंने भी नहीं कहा है। इज इट क्लियर? इसे समझ से चलिएगा सभी बच्चे, ध्यान से क्लियर कीजिएगा। एपेरियोजेनेटिक और वर्टिकल मूवमेंट फोर्स, एपेरियोजेनेटिक और वर्टिकल मूवमेंट फोर्स, एपेरियोजेनेटिक और वर्टिकल मूवमेंट फोर्स, एपेरियोजेनेटिक और वर्टिकल मूवमेंट फोर्स। सभी लोग क्या कीजिएगा, हो सकता है वो एपेरियोजेनेटिक ना लिख दे, वो सीधे वर्टिकल मूवमेंट फोर्स लिख दे। हम हमेशा गलती करते हैं, अगर वो लिख दिया वर्टिकल मूवमेंट, तो पता नहीं वर्टिकल क्या सोचने लगता है। वर्टिकल मूवमेंट फोर्स जब भी ऐसा आएगा, वर्टिकल फोर्स भी लिखा आएगा, तो आप सोचिएगा वो एपेरियोजेनेटिक की बात की, या हो सकता है वो सीधा एपेरियोजेनेटिक ही लिख दे। क्लियर है? तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, एपेरियोजेनेटिक बोले वर्टिकल मूवमेंट फोर्स। चलिए आप बताइए मुझे, एपेरियोजेनेटिक फोर्स कैसे मूव करना चाहिए? एकदम कोई दिक्कत नहीं है, जो जानते हैं लिखिए। लिखिए मोशन ऑफ फोर्स इज वर्टिकल, मोशन ऑफ फोर्स इज वर्टिकल, जो आप जानते हैं वही आपका नोट्स बनता है। वर्टिकल ऑफ फोर्स क्या लिखा आपने? मोशन ऑफ फोर्स इज वर्टिकल, मोशन ऑफ फोर्स इज वर्टिकल, वर्टिकल इंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब हो गया कि आपने ये सीखा कि इसमें जो फोर्स का मोशन है, इसमें जो फोर्स का मोशन है वो कैसे मूव करेगा? वो मूव करेगा वर्टिकल। आई रिपीट, वो मूव करेगा वर्टिकल। ठीक है, चलिए मैंने अभी आप ही से पूछा था, मैं दूसरा क्वेश्चन भी आप ही से, ध्यान से इस पेन को देखिएगा। ठीक है, वर्टिकल है,
क्या मैं इसको वर्टिकल कहूँ? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोशन ऑफ फोर्स क्या है? वर्टिकल, तो ये वर्टिकल ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा जरा इस मोशन को देखिए तो, ये भी तो वर्टिकल है, इसका मतलब वर्टिकल तो दो तरह के हो गए, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की। It could be upward and downward direction. It could be upward and downward direction. It could be upward and downward direction. मतलब ये ऊपर भी जा सकते हैं और ये नीचे भी जा सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि ये दो तरह के हो गए, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो क्या मैं कहा ये लिखा है क्या कि इट्स ऑफ टू टाइप? कंफ्यूज नहीं हो रहा है ना? लिखिए इट्स ऑफ टू टाइप, यानी मैं इस टाइप का टाइप बता रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। इट्स ऑफ टू टाइप, याद रखिए अभी आपने एपेरियोजेनेटिक लिखा है, उसके अंदर चल रहा है दूसरा टाइप एपेरियोजेनेटिक का भी है, उस वर्टिकल का भी दो मतलब कहा था ना कि लॉन्ग ड्यूरेशन का दो टाइप है, पहला एपेरियोजेनेटिक का है, दूसरा भी मैंने नहीं कहा, अभी मैं एपेरियोजेनेटिक ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने का। तो एपेरियोजेनेटिक कितने तरह के हैं? दो तरह के हैं, इट इज क्लियर? दो तरह के, इसका मतलब है एक ऊपर की ओर वाला और एक नीचे की ओर वाला। यहीं पर हम गलती कर जाएंगे, क्योंकि हम टीचर्स क्या करते हैं या स्टूडेंट क्या कर देते हैं कि सीधे अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स करके गेम खत्म कर देते हैं। नहीं, ये 100% गलत है, क्योंकि आपको लगता है कि आप अपवर्ड बोलेंगे, बट इट इज नॉट एग्जैक्ट अपवर्ड, ये एग्जैक्ट अपवर्ड ही नहीं। क्लियर है? इसके भी दो अलग अलग नाम है। तो मैंने इसको दो टाइप का है, तो पहले पहला टाइप पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा टाइप पढ़ते हैं। इज इट क्लियर? चलिए पहले टाइप को पॉइंट बनाइए। किसका वाला? हाँ, इसका दो टाइप बताया है, इसी का बता रहा हूं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। यानी मैंने एपेरियोजेनेटिक का बता रहा हूं, एकदम क्लियर हो गया? तो पहला पॉइंट बनाइए और लिखिए upliftment and emergence, upliftment and emergence, upliftment and emergence। ओके, तो पहले इसको पढ़ा दो, लेकिन दो टाइप का है, इसका मतलब एक टाइप अभी बाकी है, तो इसको पढ़ा के फिर मैं दूसरे टाइप पढ़ाऊंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? इज इट क्लियर? अब जरा चलिए आप बताइए, अपलिफ्टमेंट एंड इमरजेंस में आपको क्या लगता है फोर्स कैसे जाएगा? ऊपर की ओर। लिखिए, जो जानते हैं वही लिखिए। लिखिए, द मोशन ऑफ फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड, द मोशन ऑफ फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड, द मोशन ऑफ फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड, द मोशन ऑफ फोर्स इज वर्टिकली अपवर्ड। इसका मतलब है कि मैंने आपको ये कहा है कि इसमें जो मोशन होगा फोर्स का वो वर्टिकली क्या होगा, लेकिन वर्टिकल किधर होगा? वो अपवर्ड। इज इट क्लियर? वर्टिकली अपवर्ड, यानी वर्टिकल होगा लेकिन ये अपवर्ड होगा, ऊपर की ओर जाएगा। एकदम क्लियर हो चुका? ठीक। अब इसमें आपको मैंने दो बताया था, अपलिफ्टमेंट और इमरजेंस, यही बताया था। तो पहले अपलिफ्टमेंट लिख के डैश दे दीजिए, देख रहे हैं ना? अपलिफ्टमेंट एंड इमरजेंस था, तो अपलिफ्टमेंट लिख के डैश दीजिए, इमरजेंस नहीं। हाँ, मैं दोनों को क्लियर करके दूंगा, पहले बताऊंगा अपलिफ्टमेंट क्या होता है और इमरजेंस क्या होता है, और यकीन मानिए एग्जांपल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट एग्जांपल न देकर मैं आपको पूरा मैकेनिज्म समझा रहा हूं। बस याद रखिएगा, सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखना है, ओनली यू हैव टू रिमेंबर द एग्जांपल्स, बट आई एम टेलिंग यू द मैकेनिज्म, मैं आपको मैकेनिज्म भी दे रहा हूं। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो जैसे आपने अपलिफ्टमेंट लिख करके डैश दिया, अब देखिए कितना इजी है इसको समझना, बहुत इजी है, जैसे लगता है कि कोई पहले क्लास का बच्चा है वो भी तुरंत समझेगा। तो सोचिए ये कितना इजी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कह दीजिए, ये क्या बनाया मैंने? सरफेस, जमीन, ठीक है। तो जहां जमीन खत्म होती है वहां पानी शुरू होता है, तो मैं पानी के पास नहीं हूं, मैं जमीन के पास हूं, ठीक। नीचे से कौन आ रहा है? फोर्स। फोर्स क्या मोशन क्या है? वर्टिकली अपवर्ड। कितने समय तक लगेगा ये? 1000 ऑफ इयर्स, और इसका इफेक्ट भी कब तक होगा? 1000 ऑफ इयर्स। तो जब इसी तरह 1000 ऑफ इयर्स तक ये फोर्स लगते रहा
तो क्या आपको लगता है कि ये जमीन ऊपर की ओर ऐसे उठ जाएगी? उड़ जाएगी ना। और जैसे जमीन ऐसे ऊपर की ओर उठ जाएगी, इसी को क्या बोलिएगा? बात खत्म, बना लीजिए फोटो। कुछ नहीं था, सिर्फ नाम डिस्टर्ब करेगा। यही तो नहीं सोचना मेरे भाई, मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि यही मैं कंफ्यूजन दूर करने जा रहा हूँ। इसी आप ये पूछते हैं, बच्चा ऐसे ही पूछता है, आपने गलत नहीं पूछा, लेकिन जैसे बोल रहा हूँ वैसे चलेगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? अपने अंदर कुछ लिखेंगे, बस फोटो बनाएंगे पहले। चलिए फोटो बनाएंगे पहले। सब तो ऊपर वही तो लिखवाते जाओ ना बच्चे, ऊपर की ओर जा रहे हैं। आप फोटो बनाइए तो एग्जांपल देंगे, बस सिंपल। बस याद रखना है कि अपलिफ्टमेंट का एग्जांपल क्या है। बना लिया आप लोगों ने? तो भूल गया जमीन ऊपर क्यों, क्या हो गया? ये अपलिफ्टमेंट हो गया। अब लिखिए इसका एग्जांपल। एग्जांपल लिख के डैश दीजिए और एग्जांपल रट जाइएगा। और मैकेनिज्म तो साफ जान ही रहे हैं, फोर्स ऊपर की ओर जाएगा, वही चीज है, पहले लिखवा दिया। इसका एग्जांपल लिखिए सभी लोग। एग्जांपल लिखिए, अमर कंटक प्लेटू। अमर कंटक प्लेटू, अमर कंटक प्लेटू। सीपीएम 2014 क्वेश्चन पूछा है, अमर कंटक प्लेटू किस स्टेट में है? क्या बोलिएगा? एनीबॉडी? कहां पर है अमरकंटक प्लेटू? किस स्टेट में है? कर्नाटक। आप क्या बोले? महाराष्ट्र। आप क्या बोल रहे? गुजरात। गुजरात क्या है? चलिए ब्रैकेट में लिखिए मध्य प्रदेश। बोला था आपने? इतनी तेज बोलेंगे मैं कैसे सुन पाऊंगा? थोड़ा तेज बोलिए। एमपी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो इस बात को कभी नहीं भूलिएगा कि अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अमरकंटक प्लेटू किसका एग्जांपल है, क्या बोलिएगा? अपलिफ्टमेंट का एग्जांपल है। किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में है। और अमरकंटक प्लेटू कैसे बना? तो सीधे बोलिएंगे आप कौन सा फोर्स, कौन सा फोर्स? नहीं बच्चे, एपेरियोजेनेटिक। शब्द पे ध्यान दीजिए, एपेरियोजेनेटिक। क्वेश्चन ऐसे घूमेगा, एपेरियोजेनेटिक फोर्स या वर्टिकल मूवमेंट फोर्स से बना। उसके अंदर किसका एग्जांपल हुआ? अपलिफ्टमेंट का। अपलिफ्टमेंट इज एन एग्जांपल, but the force is vertical force and vertical means upward vertical, not downward. Is it clear? तो प्लीज इसको याद रखिएगा, अमरकंटक पठार का एग्जांपल है अपलिफ्टमेंट का। लेकिन क्या कीजिए कि मैंने अपलिफ्टमेंट के साथ एक और वर्ड दिया है, इमर्जेंस। देखिए कितनी सफाई से, अब मैं चाहता तो अपलिफ्टमेंट लिखकर बता सकता था एग्जांपल करना, मुझे इमर्जेंस पढ़ाने की जरूरत नहीं थी। पर याद रखिएगा ये एक रास्ता बन जाएगा कि अगर मैं आपको सिर्फ अपलिफ्टमेंट बता दूं और इमर्जेंस वर्ड गायब कर दूं, क्योंकि इमर्जेंस वर्ड से भी क्वेश्चन आएगा। दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। दोनों में फोर्स किधर जा रहा है? वर्टिकली अपवर्ड। लेकिन वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है और दो नाम हो जा रहे हैं, इसका मतलब है फोर्स एक है लेकिन नाम दो हो रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो चेंज होगा। अब इमरजेंसी लिख के डैश दे दीजिए। एकदम क्लियर हो चुका है? अपलिफ्टमेंट उस समय दिलवाया था, अब इमरजेंसी लिख के डैश दीजिए। और देखिए आपके दिमाग से आंसर निकाल देता हूं। समझ में आ रहा है बच्चे? कोई किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, बता देना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज क्लियर? ठीक है। अब जैसा आपने इमरजेंस कहा, सबसे पहले बेटा मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, सोच समझ के बताइए, जहां जमीन खत्म होती है वहां क्या शुरू होता है? पानी। वेरी गुड। जरा ध्यान से देखिए, फोर्स जमीन के अंदर लग रहा है या कोस्ट पे लग रहा है? कोस्ट पे लग रहा है। समुद्र दिख आपको? वेरी गुड। चल कोई बात नहीं, मेरे साथ भी होता था रिलैक्स। तो अब मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं फिर से आप लोगों से बोल रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जब फोर्स जमीन के अंदर लगे, जब फोर्स जमीन के अंदर लगे
और जमीन उठ जाए, दैट्स अपलिफ्टमेंट। आई रिपीट, जब फोर्स जमीन के अंदर लगे और जमीन ऊपर की ओर उठ जाए, दैट्स अपलिफ्टमेंट, दैट्स अपलिफ्टमेंट। इट इज क्लियर? लेकिन अब सभी लोग ध्यान से देखिए, जब क्या जरूरी है कि फोर्स हमेशा जमीन के अंदर लगे? क्या कोस्टल पार्ट में नहीं लग सकता? लग सकता है ना? तो अब क्या करना है, जहां जमीन खत्म होती है, ठीक है मुझे पता है कि वहां पानी शुरू होता है, लेकिन अगर फोर्स कोस्टल पार्ट में लग गया, ध्यान से देखिएगा, अगर फोर्स कहां लग गया? कोस्टल पार्ट में लग गया, तो फिगर 2 क्या आपको लगता है कि इस तरह का ग्राफ बन जाएगा? बन गया ना? पानी का लेवल नीचे होगा, जमीन ऊपर उठ जाएगी। इसका मतलब है कि जब जमीन के अंदर फोर्स लगता है तो आप उसको अपलिफ्टमेंट कहते हैं, लेकिन जब अगर कोस्टल पार्ट ऊपर उठ जाए तो वो कहने को अपलिफ्टमेंट है, लेकिन उसको अपलिफ्टमेंट नहीं, उसके लिए कौन सा वर्ड है? इमरजेंस है। आई बात समझ में? यही टेक्निकल गलती कर देंगे, क्वेश्चन दे देंगे और अपलिफ्टमेंट भी लिख देंगे और इमरजेंस भी लिख देंगे। 99% बच्चा जानता है अपलिफ्टमेंट ठीक करके निकल जाएगा, वो देख ही नहीं रहा है कि इमरजेंस की भी बात हो रही है। तो आई रिपीट, जब जमीन के अंदर लगे तो अपलिफ्टमेंट, और जब कोस्टल पार्ट में सागर के किनारे लग जाए तो क्या बोलिएगा? इमरजेंस। फोटो छापिए, दिस इज एकदम क्लियर है। पहले इस फोटो को बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद इस फोटो को बनाएंगे और यहां पर लिख देंगे इमरजेंस। यही है इमरजेंस, इमरजेंस। आ रहा है एकदम सबको समझ में? पीछे बड़े भाई, ठीक। एकदम क्लियर हो गया? मैं फिर से बोल रहा हूं, जमीन के अंदर अगर फोर्स लगती है तो आप उसको अपलिफ्टमेंट कहते हैं, अगर सागर का किनारा ऊपर उठता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? इमरजेंस कहते हैं। दोनों वर्ड वही है, लेकिन मतलब को समझना है। अब इमरजेंस का एग्जांपल लिख के डैश दीजिए। आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तब आपका एकदम गजब नोट्स बन जाएगा। अब एग्जांपल देखिए इमरजेंस का, और सबसे पहला जो एग्जांपल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखिए सभी लोग, काठियावाड़ प्लेटू, काठियावाड़ प्लेटू, काठियावाड़ प्लेटू, काठियावाड़ प्लेटू, काठियावाड़ प्लेटू। क्या आप में से कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बता सकता है काठियावाड़ प्लेटू भारत के किस राज्य में? एकदम सटीक जवाब। ब्रैकेट में लिखिए गुजरात, ब्रैकेट में लिखिए गुजरात। अब देखिए जरा ध्यान से, कुछ आप लोगों को बताता हूं, हो सकता है मेरी गलतफहमी हो, लेकिन आप लोग इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो गुजरात का ये जो एरिया है, ये वाला, यही है काठियावाड़, यही है काठियावाड़, देखिए लिखा हुआ है, यही क्या है? काठियावाड़। इसका मतलब है ये पहले ऐसे था, यहां पर फोर्स लगा और ये जमीन टूटकर ऊपर हो गई हजारों साल पहले। इसका मतलब इस जमीन का टूटा हिस्सा आज भी सागर के अंदर होना चाहिए। क्या है नहीं सागर के अंदर द्वारका नगरी? पूरा हिस्सा है ना द्वारका नगरी का, है कि नहीं? तो जब आपको इतिहास पढ़ाया जाता है तो हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ाया जाता है, ये क्यों नहीं पढ़ाया गया? जब ये प्रूफ है तो क्यों नहीं पढ़ाया गया? है कि नहीं? मेरी बात को समझिए। जो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज नथिंग बट द गेम ऑफ इमेजिनेशन, कल्पना का खेल है, कल्पना मतलब इमेजिनेशन। यहां पर क्या कीजिए सभी लोग कि अगर ये जमीन टूटकर ऊपर उठी है तभी तो नीचे द्वारका नगरी का पूरा अवशेष है। इसका मतलब है कभी वो नगर भी था, वो पानी के ऊपर था। दिख रहा है? तो ये चीज है कि हिस्ट्री में ये चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। यही तो प्रश्न है कि क्यों नहीं है। तो याद रखिएगा, इसका मतलब है कि जरूरत है हिस्ट्री को रीराइट करने का, ओरिजिनलिटी कराएगा। आप जो इतिहास पढ़ते हैं क्या ओरिजिनल? ठीक है, वो देखिए डेफिनेटली वो बच्चा डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, कहते हैं कुछ बातों को ऐसे नहीं बोलते हैं पब्लिकली, पर
जब स्टूडेंट है मैं टीचर हूँ, मैं समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने उनको ये कहा इट्स ओके, ऐसे यूज नहीं करेंगे पब्लिकली, बट देयर इज समथिंग लाइक दिस, द पॉलिटिकल गेम होता है सब, तो ये जानना चाहिए। तो याद रखिएगा यही काठियावाड़ पेनिनसुला है, और देखिए कैसे इस सागर के ऊपर है, और आज ये पूरा का पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब है जो काठियावाड़ पेनिनसुला है वो किसका एग्जांपल है? एमरजेंस का। आगे आवाज समझ। दूसरा एग्जांपल लिखिए, दूसरा एग्जांपल लिखिए, लिखिए वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया। अलग अलग मैं सब पढ़ूंगा, जस्ट लेट्स लिखिए ये एरिया है, ठीक है, पेनिनसुला इसका नेचर है, ये सब आगे पढ़ाना है, जस्ट लेट्स। मैंने क्या कहा एक एक चीज बताऊंगा पर लेकिन मेरे तरीके से चलिए। आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही चीज है, लेकिन क्या मैं आगे सब बताऊंगा, जस्ट लेट्स। काठियावाड़ लिखा आपने, काठियावाड़ लिखिए, ठीक है। दूसरा दूसरा एग्जांपल लिखिए वेस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न घाट, लिखिए वेस्टर्न कोस्ट या वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया, ऑफ साउथ इंडिया, वेस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न घाट लिख सकते हैं ऑफ साउथ इंडिया। अब सभी लोग ध्यान से देखिए, ये अगर मैं भारत का ये बनाऊं, ये देखिए ऐसे ही है ना, तो यहां पर क्या हुआ? अपलिफ्टमेंट हुआ, अपलिफ्टमेंट हुआ तो पूरा देखिए वेस्टर्न घाट ऊपर की ओर उठ गया, दिखा? तो याद रखिएगा कि पूरे भारत का वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट और काठियावाड़ पेनिनसुला वो सब को फोर्स ने ही ऊपर उठाया है, इसलिए भूलिएगा नहीं ये दोनों किसका एग्जांपल है? एमरजेंस का। चलिए अब यहाँ पे सभी लोग केयर कीजिएगा, मैंने आपको इसको दो टाइप में बताया था ना, देखो बच्चे क्या बताया था आपको? एमरजेंस और वर्टिकल मोशन। आगे समझ में? नहीं, एपेरियोजेनेटिक और वर्टिकल मोशन। और एपेरियोजेनेटिक में मैंने दो टाइप कहा था, आई रिपीट, पहले को बोला था अपलिफ्टमेंट एंड एमरजेंस, ये हो गया कंप्लीट। अब लिखिए इसका दूसरा वाला, समझ में आ रहा है? यानी इसी का दूसरा टाइप क्लियर हो गया, उसी एपेरियोजेनेटिक का ही दूसरा टाइप। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी? ठीक। अब देखिए उसमें मैंने क्या क्या लिखवाया था आपको? अपलिफ्टमेंट एंड एमरजेंसी। अब इसमें लिखिए डाउनवर्ड एंड, कंफ्यूज नहीं होइएगा, डाउनवर्ड एंड सबमर्जेंस। क्या हुआ? देखिए ध्यान से, एपेरियोजेनेटिक में पहला था अपलिफ्टमेंट, अब दूसरा नहीं, इसी का अब क्या डाउट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए हाँ बोलिए क्या कंफ्यूजन था इधर? डाउनवर्ड एंड सबमर्जेंस, सबमर्जेंस जैसे एमरजेंस उसी तरह सबमर्जेंस, कोई कंफ्यूजन नहीं टाइप में? यानी कि फिर से सुनिए, मैं जो आपको बता रहा था यहाँ पर केयर कीजिएगा, देखिए यही एपेरियोजेनेटिक था ना, ध्यान से देखिए सब लोग, एपेरियोजेनेटिक का ही मैंने पहला टाइप अपलिफ्टमेंट बताया था, अब मैं दूसरा टाइप बता रहा हूँ डाउनवर्ड एंड सबमर्जेंस। डैश दीजिए। अब बताइए इसमें फोर्स कैसे लगेगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए एंड सबमर्जेंस, SUBMERGENC, सबमर्जेंस, ठीक है, लिखिए मोशन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड, मोशन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड, मोशन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड। इससे थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होगा, बहुत इजी है, सिर्फ ये टाइप बताकर आपको कंफ्यूज कर देते हैं, बाकी बहुत इजी है। देखिए आप लोगों ने मोशन ऑफ फोर्स इज डाउनवर्ड, इसमें मोशन क्या है फोर्स का? डाउनवर्ड, नीचे की ओर। अब इसमें पहला वर्ड क्या है? डाउनवर्ड, लिख करके डैश दे दीजिए, डाउनवर्ड लिख के डैश दे दीजिए, उसके बाद क्या सीख के फिर क्या डैश देंगे? सबमर्जेंस, कोई दिक्कत नहीं, डाउनवर्ड। अब देखिए इजी कितना लॉजिक है, यहाँ सभी लोग कहते हैं। देखिए फिर मैंने जमीन लिया, सागर का किनारा नहीं है, जमीन के अंदर है, इज इट क्लियर बच्चे? यहाँ क्या करना, सागर का किनारा नहीं, जमीन के अंदर है। देखिए नीचे से फोर्स आ रहा था, कभी कभी क्या होता है स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होता है, हो सकता है ये जमीन का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग हो, तो फिर ये फोर्स को मजबूत नहीं होने देगी, तो बेचारा फोर्स इससे टकरा कर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरह हजारों साल तक नीचे बैठता रहा तो क्या आपको लगता है कि जमीन कुछ इस तरह से नजर आने लगेगी?
नीचे अगर बैठ रहा है हजारों साल तक फोर्स ऐसे रहेगा तो धीरे धीरे जमीन को क्या करेगी, नीचे बैठा देगी। और जैसे जमीन नीचे बैठ गया क्या बोलिएगा आप इसी को, डाउनवर्ड। खत्म, छाप दीजिए, बस कुछ नहीं। एक बार जमीन ऊपर उठा तो अपवर्ड, नीचे गिरा तो डाउनवर्ड, छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन, गुड। बस याद रखिएगा ये फोर्स का नेचर है, जमीन को उठा भी सकता है और जमीन को धंसा भी सकता है, और रिलीफ भी तो पढ़ना है, डाउनवर्ड। अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए कि इसका क्या एग्जाम्पल है डाउनवर्ड का। एक ही एग्जाम्पल वर्ड में रटे रहिएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखिए सभी लोग, अमेज़न बेसिन, अमेज़न बेसिन, अमेज़न बेसिन। क्या कोई जानता है अमेज़न बेसिन किस देश में है? एकदम सटीक जवाब, ब्राजील। बहुत अच्छा, लिखे बैठे तो ब्राजील, ब्राजील। तो अमेज़न बेसिन किस देश में है? ब्राजील में। तो देखिए ये फोर्स जो है नीचे की ओर बैठता रहा और पूरा का पूरा बेसिन बना दिया, यानी जमीन नीचे बैठ गई तो इसमें पानी दौड़ने लगेगा, अगर गड्ढा होता है तो पानी बहने लगता है, तो इसमें कौन सा नदी बह रहा है? अमेज़न तो खुद ही नदी है, तो कौन सी नदी इसमें बह रही है? अमेज़न। तो देखो नेचर की खूबी है कि जब उसने जमीन को नीचे बैठाया तभी तो नदी बह रही है। और आप लोग जानते हैं ना वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी अमेज़न, लंबी नदी नील, तो सबसे बड़ी अमेज़न, सबसे लंबी नील। तो ये है इतना बड़ा नदी है, इसके कारण ये हजारों साल तक जमीन नीचे बैठी और पानी दौड़ने लगा, यही है अमेज़न नदी। इज इट क्लियर? चलिए आपने डाउनवर्ड देख लिया, अगला कौन सा वर्ड है? सबमर्जेंस। लिख के डैश दीजिए, सबमर्जेंस लिख के डैश दीजिए। कोई इसमें बताएगा कहां फोर्स लगेगा? फोर्स कहां लगेगा? कोस्ट में। कहां? कोस्टल पार्ट में। और कोस्टल पार्ट क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ये देखिए यही है कोस्टल पार्ट, देखिए ऐसे था ना कोस्टल पार्ट। अब फोर्स क्या लगा? नीचे की ओर लगा, और नीचे की ओर लगा तो जमीन ऐसे क्या हो गई? नीचे हो गई। और जैसे नीचे हो गई तुरंत आपने इसी को क्या कह दिया? सबमर्जेंस। फोटो बना लीजिए, सबमर्जेंस, ये सबमर्जेंस। सबमर्जेंस। ओके, एग्जाम्पल लिख के डैश दे दीजिए। आप में से कोई इसका एग्जाम्पल बताना चाहेगा? मुझे लगता है कि कोई ना कोई तो जानता है इस क्लास में। बताइए, नहीं पता? बड़े भाई गुड, नहीं पता कि पहले कह नहीं पता। आप बताएं, सब लोग जानते हैं। अच्छा, भारत का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किसका एग्जाम्पल है? अभी बताया ना, इमरजेंस का। तो जब वेस्ट इमरजेंस होगा तो ईस्ट आए समझ में, पढ़े लिखो। अरे जब वेस्ट उठेगा तो ईस्ट ही तो दबेगा, तो ईस्ट किसका एग्जाम्पल हो गया? सबमर्जेंस का। लिखो एग्जाम्पल, लिखिए ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया। घाट भी सही बच्चे, दोनों सही है। ईस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया या ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, क्योंकि जब वेस्ट उठेगा तो ईस्ट क्या हो जाएगा?
धंस जाएगा नीचे की ओर, इसका मतलब है स्तन घाट। इसका एग्जांपल है सबमर्जेंस का। अब देखो सभी लोग यहाँ ध्यान से नेचर का जादू और एक कॉन्सेप्ट आपको दे दे रहा हूँ, अभी 1 सेकंड के अंदर पूरी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगी। देखो ये बना दिया ना मैंने, ऐसे नहीं बना दिया। अब इसका एक कट निकाल दे रहा हूँ, मान लो एक कट निकालता हूँ, तो जब कट निकालता हूँ तो ऐसे कट बनेगा ना, यानी वेस्ट ऊपर की ओर है और ईस्ट नीचे की ओर है। तो बताइए साउथ इंडिया का स्लोप किसकी तरफ है? ईस्ट की तरफ है। तो आपने देखा कि जो साउथ इंडिया, देखिए मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे, का स्लोप जो है किस तरफ है? ईस्टवर्ड है। अचानक बच्चा अगर इस पर पानी गिरे या बारिश हो जाए तो पानी वेस्ट की ओर बहेगा, किधर बहेगा? ईस्ट की ओर। क्यों ईस्ट की ओर बहेगा? क्योंकि स्लोप किधर है? ईस्ट की ओर। अब पता चला साउथ इंडिया की सभी बड़ी बड़ी नदी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो ईस्ट की ओर ही क्यों बहती है? देखा? आ गया समझ में? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साउथ इंडिया की जो 4 मेजर रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, आ गया समझ में कि ये जो चारों नदी है वो ईस्ट की ओर ही क्यों बहती है, या बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में ही क्यों गिरती है? तो सीधे क्या बोलेंगे? क्योंकि स्लोप ही किधर है? ईस्ट की ओर है, इसलिए सभी बड़ी नदी किधर जाती है? ईस्ट की ओर जाती है। आ गया समझ में? तो ये था फोर्स। चलिए अब वापस लौटिए। मैंने कहा था ना डायस्ट्रोपिक फोर्स 2 तरह के हैं। ये वाला हाँ बना सकते हैं, नोट में एनर्जी करके बना लीजिए, तो नॉलेज में जानकारी एकदम बना सकते हैं। पेरियोजेनेटिक फोर्स आपने पढ़ लिया है, हिंदी में पेरियोजेनेटिक को बोला जाता है महादेश जनक बल। मतलब महादेश बनेगा, जमीन बनेगी जिस पर हम लोग रहेंगे, तंबू लगाकर। ईस्टवर्ड, आर के बाद डी लिखा है, थोड़ा अलग लिखा गया, कोई बात नहीं। ईस्टवर्ड पूरब की, इसे देखिए सब साउथ इंडिया की जो बड़ी नदी है, महानदी तो खैर दिशा से बनी गई। ओके एवरीवन, चलिए तो आपने अब सभी लोग ध्यान से सुनेगा। कल जो लॉन्ग ड्यूरेशन में कहा था उसके मैंने 2 टाइप अभी आपको बताए। पहला टाइप क्या था? एपेरियोजेनेटिक। अब लिखिए दूसरा टाइप। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है किसी को? ठीक है बीजू, ठीक है। जहां दिक्कत हो बच्चे एकदम तुरंत मेरे से मत पूछना। चलिए अब दूसरा लिखिए, एपेरियोजेनेटिक के बाद दूसरा टाइप। चलिए क्या बोल रही थी आप? माउंटेन बिल्डिंग। चलिए दूसरा टाइप लिखिए ओरोजेनेटिक। ओरोजेनेटिक, देखिए मैंने माउंटेन बिल्डिंग नहीं कहा, गुड, अब उनको सही याद आया। ओरोजेनेटिक इसलिए कहा ना, आपको आपके दिमाग से पढ़ाना है। ओरोजेनेटिक, ORO, ओरोजेनेटिक। और बच्चे सुनिए, आपने गलत नहीं कहा, एक्चुअली जो माउंटेन बिल्डिंग है उसी को ओरोजेनेटिक बोलते हैं। आप पढ़ के जाके माउंटेन बिल्डिंग और वो देख ओरोजेनेटिक, इसलिए बच्चे मत भूलिएगा कि ओरोजेनेटिक को ही बोलते हैं माउंटेन बिल्डिंग। इज इट क्लियर? ऑब्लिक देकर लिखिए। पहले 1 मिनट वेट, पहले आपने लिखा ओरोजेनेटिक, फिर लिखिए और माउंटेन बिल्डिंग, और माउंटेन बिल्डिंग, ठीक है। यानी ओरो का मतलब माउंटेन होता है, ओरोजेनेटिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग। तो ओरोजेनेटिक और माउंटेन बिल्डिंग, और अच्छा वो वाला फोर्स तो वर्टिकल था और ये वाला फोर्स हॉरिजॉन्टल। लिखिए और हॉरिजॉन्टल फोर्स, और हॉरिजॉन्टल फोर्स, और हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो चलिए मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से सभी लोग सुनिए। ओरोजेनेटिक ही माउंटेन बिल्डिंग फोर्स है। ओरोजेनेटिक ही क्या है? माउंटेन बिल्डिंग फोर्स है। अब इसमें फोर्स कैसे मूव करेगा? हॉरिजॉन्टल ना। अब आप बड़े में, अब आपका क्वेश्चन यहां पर जायज हो जाता है।
उस समय आपने एक क्वेश्चन कहा था, आपने कहा था कि जब मैंने फोर्स लगाकर ऊपर उठाया तो आपने कहा कि सर अगर ऊपर उठाया तो माउंटेन 99.9% यही बोलते। देखिए मैं भी कह रहा हूं, मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि माउंटेन तो ऊपर ही होते हैं, तो फोर्स जब तक वर्टिकल नहीं जाएगा तो माउंटेन कैसे होगा, नहीं होगा। लेकिन देखिए मेरी बेवकूफी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रिस्पेक्ट बेवकूफी, मैंने ये कहा आपसे कि यहाँ पर मेरी बेवकूफी क्या है कि ओरोजेनेटिक माउंटेन बिल्डिंग में मैं फोर्स को कैसे चला रहा हूं, ओरिजिनल तो ऐसे हो गया ना, और माउंटेन तो ऊपर होते हैं, तो सर जब माउंटेन ऊपर होते हैं तो फोर्स को तो ऊपर भेजना चाहिए, तो आप फोर्स को वर्टिकल को उसमें पढ़ा रहे हैं जहां जमीन बन रही है, और जहां माउंटेन बनाना है वहां फोर्स को हॉरिजॉन्टल रख रहे हैं। यही तो समझना है। गलती से भी सभी बच्चे अपने दिमाग में इस बात को बैठा लो, समझे बड़े भाई, दिमाग में इस बात को बैठा लो, अगर फोर्स वर्टिकल हुई तो कभी माउंटेन नहीं बनेगा। ये गलत पढ़ाते हैं लोग, जो भी पढ़ाते हैं। मेरी बात नहीं, आपको यकीन हो, नहीं यकीन, आपको यकीन रखना, कोई तो यकीन रखे। अगर आपको यकीन नहीं हो तो गो टू द बुक, बेस बुक, यू कैन आल्सो चेक आउट ऑन द नेट, इज इट क्लियर। किसी का भी नोट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस बात को याद रखिएगा। कभी भी अगर कोई टीचर अगर ऐसे पढ़ा रहे कि फोर्स वर्टिकल हो जाएगा माउंटेन बनेगा, एकदम स्टॉप। बोला सर अगर वर्टिकल हुआ तो कभी भी माउंटेन नहीं बनेगा, क्योंकि वर्टिकल में पेरियोजेनेटिक होता है, और पेरियो को हिंदी में बोलते हैं महादेश से, यानी जमीन बने जिसमें हम आप रहे हैं। अमरकंटक मध्य प्रदेश का शहडोल का एरिया है, अनूप शहर का वो एरिया है जिसमें पूरी आबादी बसी हुई है। अमेज़न बेसिन में नदी बह रही है, उसमें भी जंगल है, गांव बसे हुए हैं ट्राइबल्स के। तो जब भी माउंटेन बिल्डिंग होगी तो फोर्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल कभी भी नहीं बनता। लेकिन हाँ अब आपको आश्चर्य होगा कि सर जब हॉरिजॉन्टल ऐसे हो रहा है तो फिर माउंटेन कैसे बन जाएगा। बात तो ये होगा, लेकिन मैं बना कर दिखाऊंगा, लिखिए, मैं कसम खाकर आया हूं, लिखिए। द मोशन ऑफ फोर्स इज, क्यों हिला डाला ना, द मोशन ऑफ फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, द मोशन ऑफ फोर्स इज हॉरिजॉन्टल। मैं फिर से सभी पढ़े लिखे के दिमाग में बैठा देता हूं, मैं माउंटेन बिल्डिंग पढ़ा रहा हूं, माउंटेन बनेगा, क्या बनेगा, माउंटेन बनेगा, लेकिन फोर्स कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, फोर्स क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो आपने पहले लिखा द मोशन ऑफ फोर्स इज हॉरिजॉन्टल, यानी मोशन क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल। लेकिन बड़े भाई जरा देखिए इसका, सोच समझ के बताइएगा, क्या ये हॉरिजॉन्टल है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, क्या ये भी हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल दो तरह से हो गया, एक आमने सामने और एक ऑपोजिट। इसका मतलब ये फोर्स भी दो टाइप है, लिखिए इट्स ऑफ टू टाइप, आया समझ में। और बीजू एक बात याद रखना बच्चे, जब मैंने माउंटेन बिल्डिंग कहा फोर्स दो तरह के है, इसका मतलब है दो तरह के माउंटेन है। दिख रहा है, मैं आपको माउंटेन का टाइप भी पढ़ा रहा हूं, ट्रिक देखिए, माउंटेन का टाइप भी पढ़ा दे रहा हूं। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं, चलो पानी के अंदर गुड, क्या मस्त जोक मारा, इट्स ऑफ टू टाइप्स, तो कितना तरह का है, दो तरह का है, इट इज क्लियर। ठीक है, ये भी क्या है, दो तरह का, लेकिन चलिए हाँ अब ये जब फोर्स ऐसे है तो आमने सामने है, और जब फोर्स ऐसे है तो अपोजिट है, तो आमने सामने को क्या बोलेंगे, अब बता, मतलब ऐसे नहीं सोचेगा, मैं आपको कॉम्प्लिकेशन कह रहा हूं, यहीं पे समझना है। सभी बच्चों से पूछिए, बताइए जब मोशन आमने सामने होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा फोर्स बोलते, जब आमने सामने चलना होगा तो, क्योंकि तो दो तरह के हैं, तो पहले मैं ऐसे वाला पढ़ा देता हूं, फिर ऐसे पढ़ा देता हूं, ताकि आपको दो तरह का माउंटेन दिख जाए, रटने की जरूरत नहीं। मेरी मेहनत है वही चीज तो मैं क्लास में, क्या जो मेरी मेहनत है वही तो दिख रही है बच्चे, बुक लेकर या नोट्स लेकर पढ़ाता तो पढ़ाते ही आ जाता, फंस गए ना बेटा। देखिए
गलती आपकी कभी नहीं हो सकती। मैं हमेशा कहा था शुरू क्लास में भी, मैं बच्चे पे कभी आगे स्टूडेंट पे कभी ब्लेम नहीं देता। हमारी भी गलती अगर हम नहीं बताते आपको, आमने सामने को सब लोग जानते हैं लेकिन आप जोड़ नहीं पा रहे। आमने सामने को कन्वर्जेंस बोलते हैं ना। फिर आए बड़े भाई लिखिए, चलिए पहले पॉइंट लिखिए सर। वेरी गुड। अब जो बोलूंगा वैसे लिखना। दो तरह के फोर्स है, तो पहले तो लिखिए कॉन्वर्जेंस। कॉन्वर्जेंस या कॉन्वर्जेंट भी लिख सकते हैं, कॉन्वर्जेंस और कॉन्वर्जेंस और कंप्रेशन। कंप्रेशन कोई भी वर्ड देंगे वो वर्ड बहुत घुमाते हैं, मैं उससे ज्यादा घुमा दूंगा, मैं तो कहाँ नहीं घुमा। लिखा आप लोगों ने, क्या लिखा? कॉन्वर्जेंस, कंप्रेशन, फिर लिखिए और फोल्ड, FOLD, फोल्ड, फोर्स, फोर्स, फोल्ड, फोर्स। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको याद आएगा, इसमें जोड़ना है। जैसे आपने बोला था उसको मैंने समय स्किप किया था, यहाँ पे शो करूंगा। अब पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर दूसरे को पढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को भी। चलिए अब सोच समझ के बताइए इसमें फोर्स का मोशन कैसे होगा। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए हॉरिजॉन्टल तो पढ़ ही रहे हैं, जो नहीं भूलिएगा वो हॉरिजॉन्टल है। लिखिए मोशन ऑफ फोर्स इज बिफोर ईच अदर। 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 इसमें मोशन ऑफ फोर्स क्या होगा, एक दूसरे के तरफ होगा। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये मैं सरफेस बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? सरफेस। देखिए सरफेस के लिए क्या क्या वर्ड यूज किया जा सकता है। वो सरफेस भी बोल सकते हैं, वो रॉक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस भी बोल सकते हैं, रॉक भी बोल सकते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए, नीचे से कौन आ रहा था? फोर्स। ऊपर आके फोर्स का मोशन कैसे हो गया? आमने सामने। तो जब फोर्स आमने सामने होगी तो इसके ऊपर जो सरफेस है, क्या वो आमने सामने होगी तो क्या कंप्रेशन होगा? कंप्रेशन होता है, सिकुड़ना, संकुचन। तो जब फोर्स आमने सामने होगी तो सरफेस में क्या होगा? कंप्रेशन होगा। लिखिए सरफेस गेट्स कंप्रेशन। और देखिए कैसे माउंटेन बना देता हूं एक सेकंड के अंदर, आप लोग एक साल में समझ जाएंगे। लिखिए सरफेस गेट्स कंप्रेशन। सरफेस गेट्स कंप्रेशन। अब ध्यान से सुनिए, अगर सरफेस में कंप्रेशन होगा, अगर कंप्रेशन होगा तो क्या आपको लगता है सरफेस में इस तरह से लहरदार फोल्ड बन जाएंगे? वेव जैसा फोल्ड हो जाएगा। लिखिए सरफेस गेट्स वेव फोल्डेड। वेव, सरफेस गेट्स वेव फोल्ड, वेव फोल्ड, वेव फोल्ड। तो सरफेस में क्या हो जाएगा? फोल्ड। ये फोल्ड कैसा होगा? वेव की तरह। इट इज क्लियर? वेव फोल्ड। अब सभी लोग ध्यान से देखिए, सरफेस गेट्स फोल्ड, वेव की तरफ फोल्ड आ जाएगा। इस फोल्ड में जो ऊपर की ओर उठता है उसको बोलते हैं एंटीक्लाइन। क्या बोलते हैं? एंटीक्लाइन। आई रिपीट, जो अपवर्ड है फोल्ड का वो क्या है? एंटीक्लाइन। और जो डाउनवर्ड है फोल्ड का उसे क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन। क्या बोलते हैं? सिंक्लाइन। लिखिएगा अपर पार्ट is called anticline and downward part is called syncline, and downward part is called syncline, syncline, and it makes न्यू। याद रखिए कोई कॉमा नहीं देंगे, लगातार लिखिए, ये पूरा नाम बता रहा हूं। न्यू, यंग, SYNCLIN, ठीक है। इट मेक्स न्यू यंग फोल्डेड, न्यू यंग फोल्डेड, FOLDED। इट मेक्स न्यू यंग फोल्डेड माउंटेन।
इट मेक्स न्यू यंग फोल्डेड माउंटेन। देखिए बोर्ड पर क्या माउंटेन बन गया। याद रखना बच्चे, कहा था ना हजारों साल में इफेक्ट होता है और लार्ज एरिया होता है। जमीन को इतना सिकुड़ी, इतना कॉम्प्रेस हो गई, यही जमीन ऊपर की तरफ क्या हुआ, उठने लगा और उठते उठते क्या बना दिया, माउंटेन बना दिया। यही जो ऊपर उठा है वो माउंटेन है, जो नीचे है वो वैली है, जो उठा है वो माउंटेन है, जो नीचे है वो वैली है। फोटोग्राफ बना लीजिए। अब जैसे एग्जांपल दूंगा, एक एक चीज दिमाग के अंदर बैठते चली जाएगी। मैं तेज तो नहीं पढ़ा रहा, चलिए जल्दी जल्दी फोटो बनाइए। तो आपको एक माउंटेन का नाम पता चल गया ना, फोल्डेड माउंटेन। कुछ भी क्वेश्चन प्लीज पूछिए। अंदर से जो एनर्जी आता है वो वाईफाई आता है, अंदर से जो एनर्जी आया, हाँ वही तो है इंटरनल फोर्स जो कल पढ़ाया था, वही तो है सर। अभी तो इंटरनल फोर्स ही तो चल रहा है। अब जैसे एग्जांपल दूंगा, बहुत कुछ आप लोग के दिमाग में आ जाएगा। एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। और देखिए एक माउंटेन का टाइप पता चला ना आप लोग को, फोल्डेड माउंटेन। लेकिन उस फोल्डेड माउंटेन का पूरा नाम है न्यू यंग फोल्डेड माउंटेन। इसलिए मैंने आपको पूरा नाम बताया, भूलिएगा नहीं, न्यू यंग फोल्डेड माउंटेन। ओके, सबने बना लिया। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए। अब जैसे एग्जाम्पल दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट अपने आप आपका जुड़ने लगेगा। चलिए पहला एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल लिखिए, हिमालय माउंटेन सिस्टम। हिमालय माउंटेन सिस्टम। अब पता चला हिमालय कैसे बना है, यही इंटरनल फोर्स से बना है। और हिमालय से बड़ा रिलीफ कोई है, रिलीफ ऊपर खाबर। तो सभी लोग याद रखिएगा कि हिमालय जो इंटरनल फोर्स से बना है, और इंटरनल फोर्स में भी किससे, ओरोजेनेटिक या हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फोर्स से बना है बच्चे। लिखा आपने हिमालय माउंटेन सिस्टम, उसके आगे तीर का निशान दीजिए, लिखिए द हाईएस्ट। उसके आगे तीर का निशान दीजिए और लिखिए द हाईएस्ट। तो बताइए वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन है, हिमालय माउंटेन। तो देखिए नेचर की खूबी, फोल्ड करता है तो सबसे ऊंचा माउंटेन बनाता है। हिमालय का लंबाई 2400 किलोमीटर है। क्या 2400 किलोमीटर कम होता है ये एरिया? सोचिए, ये है नेचर। और जानते हैं हिमालय का एज कितना है, 5 करोड़ ईयर्स। कितना, 5 करोड़ ईयर्स। सोचिए, हम अपने तुलना नहीं कर सकते बच्चे, तब वो न्यू यंग बना हुआ है। गुड। दूसरा एग्जांपल लिखिए। क्या कोई और जानता है? तो दूसरा एग्जांपल लिखिए, एंडीज माउंटेन। एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन 24 लिखता है, 2400, 24 कुछ होता है। अरे इंडियन ज्योग्राफी में सब पढ़ाऊंगा, रिलैक्स। ANDIES, एंडीज माउंटेन, ANDIES, एंडीज माउंटेन। जानते हैं एंडीज माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में है? किसमें है? चलिए ब्रैकेट में लिखिए, साउथ अमेरिका में। किसमें है? साउथ अमेरिका। एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका। उसके आगे तीर का निशान दीजिए। तीर का निशान देकर लिखिए द लॉन्गेस्ट। तीर का निशान देकर लिखिए द लॉन्गेस्ट। बताइए वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन। देखिए क्या नेचर का जादू है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा माउंटेन हिमालय, वो भी फोल्ड, और वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन एंडीज, वो भी फोल्ड। और याद रखिए दोनों भाई हैं, एक ही साथ बने हैं और एक ही कॉन्सेप्ट से बने हैं। एक पढ़ाने का मतलब सबको पढ़ाना। और मैं पूरे कॉन्टिनेंट में आपको, पूरे वर्ल्ड में घुमा दूंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, मैकेनिज्म समझ जाएंगे, काम हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल लिखिए, अभी और भी है। लिखिए रॉकी माउंटेन। रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन, रॉकी लिख लेंगे, ऐसे लिखना है रॉकी माउंटेन, ROCKY, रॉकी माउंटेन। कोई बताएगा पढ़ा लिखा व्यक्ति? गुड। ब्रैकेट में लिखिए नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, रॉकी माउंटेन, नॉर्थ अमेरिका। तो याद रखिए नॉर्थ अमेरिका का रॉकी माउंटेन हिमालय का भाई है। एक ही समय बना, एक ही तरीके से बना, एक का कॉन्सेप्ट, सबका कॉन्सेप्ट।
तो देखिए हम पूरी एशिया भी घूम लिए, साउथ अमेरिका भी घूम लिए, नॉर्थ अमेरिका भी घूम लिए। अगला एग्जांपल लिखिए एक और, एल्प्स माउंटेन, ALPS, एल्प्स माउंटेन। क्या आप में से कोई जानते हैं एल्प्स माउंटेन कहाँ पर है, किस कॉन्टिनेंट में? यूरोप में। देखिए यूरोप, यूरोप देख रहे हैं ना, इसका मतलब हम यूरोप में भी घूम लिए। सब एक ही से साथ बना है, सब एक ही जैसे साथ बना है बच्चे। और एक और है, देखिए एटलस माउंटेन, नाम सुना था पहले? एटलस भी माउंटेन है, एटलस माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में बताइए, यहाँ तो कंफ्यूजन होगा। लिखिए अफ्रीका, अफ्रीका में एटलस माउंटेन बच्चे। और देखो एटलस माउंटेन अफ्रीका में भी कहाँ है? यहाँ पर देखो, ATLS, एटलस माउंटेन यहाँ। तो सोचिए कि आपको ये बताने का तरीका कि आपने पूरा घूम लिया। पहले देखिए पूरे भारत में आपने हिमालय देखा, आपने यहाँ कंप्लीट कर लिया, यूरोप में आल्प्स देख लिया, अफ्रीका में एटलस देख लिया, फिर यहाँ पर आके रॉकी, यहाँ पर आके एंडी। ये सब के सब एक ही समय बने हैं और इसी प्रोसीजर से बने हैं बच्चे, सब इंटरनल फोर्स से बने हैं। और सब के सब क्या है? न्यूटन। क्या हुआ? Alps, yeah, this is Alps. हाँ, अफ्रीका, हाँ ऊपर कोस्टल पार्ट यहाँ देखिए, ठीक है, और यहाँ Alps है, इज इट क्लियर? ठीक ना, चलिए यहाँ पर तो एकदम क्लियर हो गया। तो आपने अच्छे से देख लिया, तो सभी लोग याद रखिएगा कि ये जो मैंने तो 5 एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें 4 क्यों दिख रहा है? मेरे भाई हिमालय भी तो एग्जाम्पल, हिमालय छोड़कर काउंटिंग करेंगे। चलिए वही तो मैंने कहा, मैंने तो 5 ही दिया था। 4 अब सब लोग सुन लीजिए, ये 5 एग्जाम्पल आप लोगों को रटे रहना है, याद रखना है। ये सब इंटरनल फोर्स से बना और सब के सब फोल्डेड माउंटेन है, और सब वर्टिकल, उसमें क्या है? हॉरिजॉन्टल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन में भी कौन सा है? कन्वर्जेंस है। तो इसका मतलब है कन्वर्जेंस फोल्डेड माउंटेन बनाता है। समझ में आया? लेकिन अब यहीं से सेगमेंट में चेंज करूंगा। अब लिखिए टाइप्स ऑफ फोल्ड, अभी और डेप्थ में लेकर जा रहे हैं। लिखिए टाइप्स ऑफ फोल्ड, टाइप्स ऑफ फोल्ड। इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिए। बहुत पहले यूपीएससी में एक बार सवाल आया, उसके बाद नहीं आया, लेकिन आपको कंप्लीट नोट से रहेगा। देखो बच्चे, मैं फिर से कह रहा हूं, प्री में पूछे, नहीं सब पूछे, छाप देना और फोटो सब बना देना। रियल बताइए, आपको उसमें मजा टाइप का आ जाएगा, नंबर एकदम डेफिनेटली आएगा। एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे नोट्स बनेगा, एकदम तरासा हुआ, कुछ एकदम टू द पॉइंट। इट इज क्लियर एवरीवन? चलिए टाइप्स ऑफ फोल्ड। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, फोल्ड का मतलब क्या होता है? वही जो मोड़ पड़ रहा है फोर्स के कारण। लेकिन जो टाइप्स पढ़ना है वो कैसे बनता है, तो याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ जो फोल्ड है वो डिपेंड करता है। वो क्या करता है? डिपेंड करता है। किस पर? इसको समझना है। लिखेंगे टाइप्स ऑफ फोल्ड डिपेंड अपॉन, टाइप्स ऑफ फोल्ड डिपेंड अपॉन types of fold depend upon structure of rock, structure of rock, structure of rock, and intensity of force, and intensity of force, and intensity of force, and intensity of force. Is it clear everyone? ठीक है। इसका मतलब है कि फोल्ड कहता है कि अगर कोई भी फोल्ड है तो वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है, तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा, वो डिपेंड करता है रॉक के स्ट्रक्चर पर। किस पे? रॉक के स्ट्रक्चर पे। हो सकता है कि रॉक का स्ट्रक्चर कभी टफ हो, इग्नियस हो, कभी सेडिमेंट्री हो तो कमजोर हो, और फिर इंटेंसिटी ऑफ फोर्स। मान लीजिए फोर्स कमजोर है और मजबूत है रॉक, तो ज्यादा फोल्ड नहीं होगा। और मान लीजिए रॉक ही कमजोर है, तो जो भी फोर्स आ गई
वो उसको ज्यादा फोल्ड कर देगी। तो इस चीज को याद रखिएगा कि रॉक का स्ट्रक्चर और फोर्स के इंटेंसिटी पे ही टाइप ऑफ फोल्ड डिपेंड करता है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बता रहा हूँ फोल्ड के, प्लीज जो बताऊंगा उसको रटे रहिएगा, ये वहीं से मैं शुरू करूंगा। तो चलिए पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए सिमेट्रिकल फोल्ड और लिख के डैश दीजिए, सिमेट्रिकल फोल्ड, लिख के डैश दीजिए, सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड। फिर एक तरीका बता दूंगा, अभी क्लास में याद हो जाएगा, लेकिन करिएगा, याद रखिएगा, बहुत चीजें ऐसी रहेंगी बुक में नहीं मिलेगी, तो परेशान नहीं होने का, ठीक है ना? क्योंकि मैंने एक आध बुक पढ़ के जो जान के नोट्स बना दिया। लिखा आपने सिमेट्रिकल फोल्ड, लिख के डैश देना था, गुड, वेरी गुड। अब सिमेट्रिकल फोल्ड आपने लिखा। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। जैसे मान लीजिए कि ये अगर ये कोई फोल्ड है, इट इज क्लियर, तो फोल्ड में इमेजिन कीजिए ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है। तो जो साइड होता है साइड, उसको यहाँ साइड ना बोलकर लिम्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिम्ब। और इसके बीच का एक एक्सिस मान लेते हैं, दोनों का जो बंटवारा करता है, इसको बोला जाता है एक्सियल प्लेन। क्या बोला जाता है? एक्सियल प्लेन। ये इसमें वर्ड यूज होता है एक्सियल प्लेन, और इसको क्या बोला जाता है? लिम्ब। इसलिए इसको याद रखिएगा, मैं लिखवा भी दूंगा। चलिए पहले जानिए सिमेट्रिकल फोल्ड क्या होता है, लिखेंगे when the slope of both limb, when the slope of both limb, LIMB, क्लियर है? both limb is same, called symmetrical fold, called symmetrical fold, called symmetrical fold, called symmetrical fold। सबने लिखा? ठीक। अब यहाँ पर सभी लोग क्या कीजिएगा, ये चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये फोल्ड हुआ, इट इज क्लियर। यहाँ देखिएगा सभी बच्चे, ऐसे फोल्ड हुआ, ओके। तो ये जो बीच में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी को क्या बोला गया? एक्सियल प्लेन। कोई दिक्कत नहीं, एक्सियल प्लेन। अच्छा, ये जो साइड है, इसी साइड को क्या बोला गया? लिम्ब। देखिए अब आप यहाँ पे अच्छे से लिख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लिम्ब। अब सभी बच्चे क्या कीजिए, अगर ऐसे रखेंगे तो लग रहा है ना दोनों स्लोप सेम है। बस आपको ऐसे ही फोटो बनाना है कि दोनों स्लोप को क्या दिखाना है? सेम है। यही है सिमेट्रिकल फोल्ड बनाना, और कुछ नहीं था। बस इसलिए फोटो एकदम ऐसे बनाइएगा कि दोनों स्लोप सेम दिखे, और उनका नाम लिख दीजिएगा। कम से कम एक फोटो में भी नाम लिखे रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको लिम्ब बोलते हैं, उसको एक्सियल प्लेन बोलते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि दोनों स्लोप को सेम दिखाना है, बाकी बहुत इजी है। ओके एवरीवन, चलिए आपने सिमेट्रिकल फोल्ड सीख लिया। अब दूसरा फोल्ड लिखिए, एसिमेट्रिकल फोल्ड, लिख के डैश दीजिए। एसिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड। ठीक, क्या आप में से कोई बच्चा एसिमेट्रिकल फोल्ड बता पाएगा? हाँ, एकदम सटीक जवाब। अब दोनों स्लोप क्या होंगे? अनइक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखिएगा when the slope of both limb, when the slope of both limb, when the slope of both limb, when the slope of both limb is not same, is not same, is not same, ठीक है? जब सेम नहीं हो। अब इसमें कैसे नक्शा बनाइएगा? कुछ नहीं कीजिएगा बच्चा, जैसे ऐसे बनाइएगा, एक को थोड़ा डिस्टर्ब कर दीजिएगा, मतलब समझ रहे हैं ना? एक को थोड़ा सा बस हल्का इसको डिस्टर्ब कर दीजिएगा, बस मतलब एक जैसा ना दिखे, बना दीजिए।
एक जैसा ना दिखे, मतलब एक लिंब को थोड़ा डिस्टर्ब कर देगा कि एक जैसा स्लोप ना दिखे, बस वो हो जाएगा सिमेट्रिकल। थोड़ा सा बस बिगाड़ देना। और ये बीच में रखिएगा, ये तो मैंने गलती से इधर खींच दिया ना, इसको ऐसे बीच में, मतलब ऐसे बीच में ही रखिएगा एक्सेल प्लेन को, ये कुछ नहीं, ठीक। बस एक स्लोप को थोड़ा इधर उधर कर दीजिएगा, बस डिस्टर्ब कर दीजिएगा तो इससे लग जाएगा। हाँ जी, क्या हो गया, आपने बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए, आपने दो सीखा, सिमेट्रिकल सीखा और फिर एसिमेट्रिकल। अब लिखिए तीसरा, मोनोक्लाइनल। मोनोक्लाइनल, मोनोक्लाइनल, मोनोक्लाइनल फोल्ड, मोनोक्लाइनल फोल्ड, मोनोक्लाइनल फोल्ड। अब जैसे आपने लिखा मोनोक्लाइनल फोल्ड, अब देखिए मोनोक्लाइनल फोल्ड क्या होता है, लिखेंगे when the slope of one limb is simple, when the slope of one limb is simple, when the slope of one limb is simple, one limb is simple, okay, but the slope of सेकेंड लिंब, मतलब वो दूसरा लिंब जो है सेकेंड लिंब, स्लोप ऑफ सेकेंड लिंब इज 90 डिग्री, इज 90 डिग्री और राइट एंगल, और राइट एंगल, कॉल्ड मोनोक्लाइनल, कॉल्ड मोनोक्लाइनल, कॉल्ड मोनोक्लाइनल, ठीक है। इसको ऐसे बना लीजिए, ये एक सिंपल रखिए और इनको क्या कीजिए, ऐसे हो जाएगा ना, दिख रहा है ना हमें एकदम, देखिए आ गया नहीं है 90 डिग्री पर, बस ऐसे बना लीजिए मोनोक्लाइनल। एक को सिंपल रखिए, दूसरे को 90 डिग्री पर कर दीजिए। क्लियर हो गया। तो आपने सिमेट्रिकल सीखा जब दोनों स्लोप सेम हो, एसिमेट्रिकल जब सेम नहीं हो, मोनोक्लाइनल मतलब एक 90 डिग्री। अब अगला लिखिए आइसोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल फोल्ड, आइसोक्लाइनल फोल्ड, आइसोक्लाइनल फोल्ड। when both slope, when both slope wait, when both limb लिख लीजिए, when both limbs become parallel, become parallel, become parallel, become parallel due to the intensity of force, 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 called isoclinal fold, called isoclinal fold। फोटो बना लीजिए। हाँ दूसरा वाला, पहला तो आइसोक्लाइनल में बनाया होगा आपने, सॉरी पहला मोनोक्लाइनल में बनाया था, हाँ दूसरा वाला बनाइए, ठीक से ही बनाया, ये इसको बना लीजिए आइसोक्लाइनल, ये वाला, ठीक है। देख रहे हैं ना पैरेलल हो गया है, फोर्स के कारण ही तो हो रहा है। और उसके बाद एक ट्रिक सिखाऊंगा, अभी क्लास में याद भी करा दूंगा, बेफिक्र रहिए। आइसोक्लाइनल लिखा आपने, नेक्स्ट अगला लिखिए रिकम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट
fold, recumbent fold, recumbent fold, recumbent fold। अब देखिए रिकम्बेंट फोल्ड क्या होता है, लिखेंगे when both limbs are parallel, when both limbs are parallel, when both limbs are parallel but also parallel to the surface, but also parallel to the surface, but also parallel to the surface, also parallel to the surface, also parallel to the surface, called recumbent fold, called recumbent fold, called recumbent fold, called recumbent fold, called recumbent fold। झट से फोटो छापी हो लास्ट कलर में, देख रहे हो दोनों लिंब पैरेलल है और जमीन पे भी क्या हो गया है, पैरेलल हो गया है। ओके एवरीवन, क्लियर हो चुका? चलिए रिकम्बेंट फोल्ड भी आपने सीख लिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लिखिएगा नापे, NAPPE, नापे। कभी कभी इसको नैपी, नापे ऐसे भी बोल देते हैं, NAPPE, नापे भी बोलते हैं, नैपी भी बोल देते हैं लोग। हाँ, नैपी फोल्ड लिख करके डैश दीजिए। अब देखिए नैपी फोल्ड क्या होता है, क्लियर है? लिखेंगे when one limb breaks and when one limb breaks and when one limb breaks and moved away दूर हो जाए, moved away, called nappe, called nappe। बना लीजिए, देख रहे हैं टूट करके आगे बढ़ गया है, सब फोर्स के कारण होता है, फोर्स ज्यादा मजबूत हुआ थोड़ी देर देखें, हाँ कह सकते हैं, लेकिन एक है कि आगे बढ़ जाना है, अगर ऊपर है तो एक जैसा रहना चाहिए लेकिन आगे बढ़ जाना है। ठीक है सर? ओके एवरीवन, नाउ इट इज क्लियर? ठीक, अब देखिए सभी लोग ट्रिक इसको कैसे याद करना है, और देखिए फोटो भी एकदम एक साथ बन रहा है आप लोग के दिमाग में। देखिए सभी लोग ध्यान से, जब देखो यहाँ पे जब दोनों स्लोप सेम है तो सिमेट्रिकल, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ एसिमेट्रिकल, 90 डिग्री हुआ मोनोक्लाइनल, ऐसे हुआ आइसोक्लाइनल, ऐसे हो गया रिकम्बेंट, टूट के आगे बढ़ गया ना। देखा हो गया यार? फिर से देखो सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल, रिकम्बेंट, नापे। वो ऐसे ही फोटो दे देते हैं और ABCD लिख करके बोलते हैं बताइए मैच कीजिए, यूं बना देंगे। अरे 3 में मिल गया तो एक तो मिल ही जाएगा मेरे भाई, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? वो सब बाहर नहीं जाने दूंगा, ये सब तैयार है। हाँ एकदम डेफिनेटली UPSC लेवल पे, PCS लेवल पे जो भी रहेगा एकदम बनेगा। और आप लोग को तो मैंने कहा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम बनेगा। लेकिन रिवीजन जरूर करना, रिवीजन कीजिए। देखिए मेहनत लगता है, चीजें मेहनत मांगती है बच्चे, एक दिन में कुछ नहीं होता है। ऐसा कोई जामुन नहीं, ऐसा कोई डाबर घुट्टी नहीं है कि मैं पिला दूं,
समझ में आ रहा है बड़े भाई? इसलिए जब तक हम कॉन्टिन्यूटी मेहनत नहीं करेंगे, एक फ्लो में नहीं बहेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा। लेकिन रिवीजन प्रैक्टिस करते हैं तो दिमाग सोचता है, डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। आप लोग जरूर प्रैक्टिस कीजिए। जो मतलब ओपन मैंने कहा ना, जो चैप्टर पढ़ाते हैं आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले, कीजिए प्रैक्टिस। ना मिले मुझे भी दिखाइए, प्रैक्टिस तो करना होगा ना। कमरे में बैठ के ड्राइविंग कौन सिखाए जब तक ये बाइक लेकर आप रोड पे नहीं निकले? तो ये तो मैं एक तरह से कमरे में ड्राइविंग सिखा रहा हूँ। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी तो ओरिजिनल प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। समझ में आ रहा है? तो एकदम इस तरह से पढ़िए, आपका ये पूरा ज्योग्राफी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओके एवरीवन, ठीक है। फिर अगला लिखिएगा फैन फोल्ड। फैन फोल्ड, पंखा वो बोलते हैं ना, फैन, पंखा नहीं होता है। गुड। फैन फोल्ड, फैन वो जो सिर पे फैन फोल्ड। अब देखिए फैन फोल्ड क्या होता है, लिखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? लिखेंगे when in a big anticline, when in a big anticline, when in a big anticline and in a big syncline, in a big anticline and in a big syncline, there are some small anticlines and synclines are found. Small anticlines and synclines are found. And synclines are found. Lines are found. ठीक है? मैंने आपकी क्लास के लेवल को पूरा यूपीएससी पे रखा है बच्चे। इसके नीचे का सब कवर होगा, बस मेहनत। समझ में आ रहा है आपको ये बात? पंखा वाला, पंखा कैसे बन गया फैन फोल्ड? देखिए समझिए, फैन फोल्ड को कैसे हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या कीजिएगा बच्चे, ये एक बड़ा एंटीक्लाइन है और ये एक बड़ा सिंक्लाइन है, ऐसे सोचिए। तो मान लीजिए एक बड़े एंटीक्लाइन में क्या कर रहे हैं, एक बड़े एंटीक्लाइन में एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, अब एक सिंक्लाइन में भी एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एंटीक्लाइन सिंक्लाइन, इसी को बोलते हैं फैन फोल्ड। समझ में आया? यानी एक बड़े एंटीक्लाइन में एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एंटीक्लाइन सिंक्लाइन दिखेगा और एक बड़े सिंक्लाइन में एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एंटीक्लाइन सिंक्लाइन दिखेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं? फैन फोल्ड। बना लीजिए फोटो, ये नीचे वाला फोटो बनाइएगा, खूब एंटीक्लाइन सिंक्लाइन एंटीक्लाइन सिंक्लाइन दिखाइए, इसी को बोलते हैं फैन फोल्ड, पंखा वाला फोल्ड। अब जाकर हमने अच्छे से फोल्ड को समझा, उसके टाइप्स भी बताए, एग्जांपल्स भी बताए, मैकेनिज्म ऑलरेडी बता दिया। तो आपने एक टाइप का माउंटेन तो सीख लिया कि भाई फोल्डेड माउंटेन भी होता है, जो न्यूयॉर्क फोल्डेड माउंटेन होता है। अच्छा, मैंने कहा था ना ये हॉरिजॉन्टल मोशन दो तरह का होता है। पहला क्या पढ़ा आपने? कन्वर्जेंस। अब दूसरा पढ़ेंगे, हाँ डेफिनेटली डाइवर्जेंस, एकदम सही कहा आपने। इसका अब दूसरा नाम लिखिए, यानी दूसरे तरह का माउंटेन सिखा रहा हूं। पहला माउंटेन सिखा दिया, अब दूसरे तरह का माउंटेन सीखिए। लिखिए डाइवर्जेंस। अब कन्वर्जेंस का होता है तो डाइवर्जेंस ही होता है ना आजकल। लिखिए डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस और टेंशन, डाइवर्जेंस और टेंशन। टेंशन, टेंशन की स्पेलिंग नहीं सब मतलब अलग वही टेंशन 24 घंटा रहता है, लेकिन TNSION टेंशन। अरे मेरे ऊपर है, आप लोग को नहीं कहा। लिखा पहले आपने डाइवर्जेंस, फिर क्या लिखा आपने? टेंशन, फिर लिखिए
और लगा के लिखते चले, डाइवर्जेंस और टेंशन और क्रैकिंग और गैप GAP गैप और फॉल्ट FAULT और फॉल्ट FAULT फॉल्ट फोर्स याद रखिए। कोई भी नाम को पूछेंगे जिस तरीके से लिखवाना, और एक बात याद रखिए कुछ रखना नहीं है आपको। देखो बच्चे आमने सामने होगा तो कंप्रेशन होगा तो लहरदार मोड़ पड़ जाएगी, फोल्ड हो जाएगा, सिंपल। उसी तरह अब जो टेंशन डाइवर्जेंस है वो डाइवर्जेंस लिखेंगे, टेंशन फोर्स लिख देंगे। अब आप कहेंगे टेंशन फोर्स कौन सा फोर्स होता है? लो हो गया, हैप्पी बर्थडे। तो याद रखिएगा कि डाइवर्जेंस ही टेंशन है, टेंशन ही क्रैकिंग है, क्रैकिंग फोर्स भी है, गैप भी है और फॉल्ट भी है, FAULT फॉल्ट। देखिए हमारी बोलचाल की भाषा में फॉल्ट का मतलब क्या होता है? कोई गलती हो गई, जैसे फॉल्ट हो गई, नहीं होता है जी हाँ हमसे गलती हो गई है, क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता। लेकिन ज्योग्राफी में फॉल्ट का मतलब कुछ और ही होता है, वो अभी हम सीखेंगे। अब आप मुझे सोच समझ के बताइए इसमें मोशन कैसे होगा फोर्स का? डाइवर्जेंस होगा, एक दूसरे के अपोजिट होगा। लिखिए जो जानते हैं लिखिए, और देखिए कैसे दूसरा माउंटेन भी सामने आ जाएगा। लिखिए मोशन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू ईच अदर, motion of force is opposite to each other. motion of force is opposite to each other। इसका मतलब है कि जो मोशन है फोर्स का वो अपोजिट है किसके? एक दूसरे के, opposite to each other। अब जरा सभी लोग ध्यान से देखिएगा, फिर मैं आपको बोर्ड पर ही दिखा दे रहा हूं, ताकि देखते रहिए और आपके दिमाग में चीजें अपने आप आकार ले ले, आप रिवीजन करेंगे सब समझेंगे। ये देखिए मान लीजिए बच्चे यही सरफेस था, ठीक है, नीचे से कौन आ रहा था? फोर्स, उसका फोर्स इधर हुआ और इधर हुआ, तो आप इसको, इसी को मैंने क्या बोला था, आप इसको सरफेस बोलिए या रॉड बोलिए, बात तो वही, कुछ भी बोल सकते हैं वो। तो क्या आपको लगता है कि जब फोर्स अपोजिट होगी तो इस सरफेस पर टेंशन होगा? टेंशन मतलब खींचाव, जैसे वो रबड़ नहीं होता है बैंड ऐसे खींच के छोड़ देते हैं, वही लिखेंगे। सरफेस गेट्स टेंशन, सरफेस गेट्स टेंशन। अगर एक दूसरे को अपोजिट होगा तो सरफेस में क्या होगा बच्चे? टेंशन, सरफेस गेट्स टेंशन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब सरफेस में टेंशन हुआ, फिर ध्यान से सुनिए बच्चे, अगर ये टेंशन बढ़ते जाएगा तो क्या मैं कहूं इसमें क्रैकिंग हो जाएगी? समझ में आ रहा है? अगर किसी भी चीज को खींचेंगे तो बीच से क्रैक हो जाएगा। लिखिए सरफेस गेट्स क्रैकिंग, सरफेस गेट्स क्रैकिंग, सरफेस में क्या हो जाएगा? क्रैकिंग हो जाएगा, क्रैक। क्रैकिंग। फिर देखिए फोर्स तो रुका नहीं बच्चे, फोर्स तो बढ़ता जाएगा, और बढ़ता जाएगा तो धीरे धीरे क्रैक किस में बदल जाएगा? गैप में, पूरा क्रैक हो जाएगा। तो फिर किस में बदल जाएगा ये क्रैक? गैप। देखिए ऐसे दिखेगा ना, लिखिए क्रैकिंग गेट्स गैप, क्रैकिंग गेट्स गैप। क्रैकिंग में क्या हो जाता है? गैप, ठीक है। इसी गैप को फॉल्ट कहा गया, लिखिएगा गैप इज कॉल्ड फॉल्ट, गैप इज कॉल्ड फॉल्ट, FAULT, फॉल्ट। गुड, क्लियर है? इसका मतलब ये कैसा माउंटेन बनाएगा? फॉल्ट माउंटेन। लिखिए इट मेक्स फॉल्ट माउंटेन, इट मेक्स फॉल्ट माउंटेन, फॉल्ट माउंटेन। अब सभी लोग देखिए ध्यान से, अजीब नहीं लग रहा? अरे उल्टा तो जमीन टूट के अलग हो गया, गड्ढा बन गया, माउंटेन कहाँ है? कहाँ गया माउंटेन? महापुरुष चिंतित है, आप जरा ध्यान से देखिए, बड़े तनाव हुआ, क्रैकिंग हुई, टूट गया, टूट कर दोनों अलग हो गया ना? अलग हो गया, लेकिन पढ़ा क्या रहा? माउंटेन बिल्डिंग
बनना तो पहाड़ चाहिए। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में क्रांतिकारी विचार है कि सर आपको तो पहाड़ बनाना, उल्टा तोड़ के गड्ढा ही बना दिए, पहाड़ कहाँ गया? बात तो सही है, कोई नहीं, क्रांति को दबाई नहीं पता। इस बात को सभी लोग ध्यान से समझिए। इट इज क्लियर कि भाई पहाड़ कहाँ गया? बनना क्या था? पहाड़। दिक्कत हो गया ना? ठीक। सबसे पहले याद रखिएगा बच्चे, इसको कहा गया है नॉर्मल फॉल्ट। क्या बोला गया इसको? नॉर्मल फॉल्ट। क्या मैं इसको वन लाइनर फॉल्ट भी बोल सकता हूं क्या? वन लाइनर भी तो बोल सकता हूं, यानी वन लाइनर फॉल्ट है, यानी ये नॉर्मल फॉल्ट। पहले फोटो बना लीजिए, खोजना पड़ेगा आखिर ये माउंटेन कहां गया। दुख का विषय आखिर ये माउंटेन कहां? कोई बात नहीं, जो जा रहा है ये बहुत ही गंभीर विषय है समाज में, आखिर ये माउंटेन गया। गंभीर विषय, बताइए कहाँ गया माउंटेन, कहाँ गया, कैसे भेजा? कोई बात नहीं। ओके एवरीवन, छप गया? तो सबसे पहले आपने जान लिया कि नॉर्मल फॉल्ट क्या होता है, वो वन लाइनर फॉल्ट होता है। अच्छा बड़े भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जरूरी है कि फॉल्ट एक ही हो? दो नहीं हो सकता क्या? दो दरार भी तो हो सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़े एरिया में होता है, लार्ज स्केल पे होता है, दो दरार भी पड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ से मैं कब इसको बना लिया सभी लोग, ठीक। यहाँ पर क्या कीजिएगा सभी लोग, जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ओके? देखिए ध्यान से, ये क्या है? नीचे से फोर्स निकला, इधर गया, इधर से भी फोर्स आ रहा है और इधर गया। तो आपको लगता है कि यहाँ भी टेंशन हो रहा है? तो हो सकता है यहाँ भी टेंशन हो, अगर एरिया ज्यादा हो। इसको टेंशन हुआ तो क्या पड़ेगी? क्रैकिंग। यहाँ भी क्या हुआ? क्रैकिंग। धीरे धीरे ये क्रैकिंग बढ़ते हुए किसमें बदल गया? गैप में, यानी फॉल्ट हो गया। तो कितने लाइनर फॉल्ट हो गए? दो फॉल्ट हो गए। इसका मतलब है कि अगर अब मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये बीच में टूट कर क्या हो गया? कहां पे डस्टर? यहां। ये बीच में टूट कर क्या हो गया बच्चे? देखिए ध्यान से, ऐसे हो गया ना? देख रहे हैं? ऐसे हो गया, लेकिन नीचे से कौन आ रहा था? फोर्स। तो फोर्स आकर के ऐसे बटा था, लेकिन जब ये फोर्स आ रहा था तो उसने देखा कि ये जो बीच का स्लैब है ये कमजोर हो गया। इसलिए कमजोर हो गया क्योंकि ये साइड से टूट गया। समझ में आ रहा है? ये साइड से क्या हो गया? टूट गया। इसका मतलब आप टूट कर अकेले हो गए, इसका मतलब आप कमजोर हो गए, और नीचे से जो फोर्स आ रहा था उसकी इंटेंसिटी आपके टूटने के कंपैरिजन में क्या हो गई? बढ़ गई। और जैसे बढ़ गई वो तुरंत क्या करेगा? आपको ऊपर की ओर उठा देगा। देखिए ध्यान से, और नीचे से फोर्स आया और तुरंत फोर्स ने इस बीच वाले स्लैब को क्या किया? ऊपर की ओर उठा दिया। और जैसे ऊपर की ओर उठा दिया, क्या मैं कहूं ये नेचुरल हाइट है? ऊपर उठ गया तो नेचुरल हाइट है, और नेचुरल हाइट को माउंटेन कहते हैं। बन गया ना माउंटेन, और इसी को कहा जाता है फॉल्ट माउंटेन। आगे समझ में? अब देखो इसके नाम क्या क्या है, सभी बच्चे यहाँ कंफ्यूज मत होना। इसी माउंटेन को पहले कहा गया है फॉल्ट, इसी माउंटेन को कहा गया है ब्लॉक, इसी माउंटेन को कहा गया है होस्ट, और इसी माउंटेन को कहा गया है एस्कार्प माउंटेन। इतना नाम घुमाते हैं बच्चे। मैं फिर से कह देता हूं, फॉल्ट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, एस्कार्प माउंटेन, होस्ट माउंटेन। दिखा, ये दो तरह के माउंटेन है, टूट कर बने हैं। इट इज क्लियर। लेकिन माउंटेन होगा तो वैली भी तो होगी। जैसे हिमालय में एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन। और देखो कितना अजीब है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर हिमालय।
तो बीच में सिंक्लाइन ही तो है, वैली ही तो है। तो यहाँ भी तो वैली होना चाहिए, क्योंकि बिना माउंटेन वैली के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिलीफ का मतलब उबड़ खाबड़ तो एक साथ होना चाहिए। तो वैली कहाँ गया? पहले तो माउंटेन खोजो, वो मिला तो वैली कहाँ गया? बताइए। फुर्सत से मांग के लाए थे 4 दिन उधार में, 3 दिन यूपीएससी की तैयारी में कटे, 1 दिन रिजल्ट के इंतजार में। बताइए कहाँ गया वैली? फिर क्वेश्चन फंसा रहा महापुरुष, फंस गया चिल्ड्रेस, फंसा ना, फंस गया ना क्वेश्चन। चलिए बताइए कहाँ गया वैली? कहाँ गया बताओ, बताओ, तुमको समझदार नजर आए, कहाँ गया? किसी को एक नहीं हुआ, कहाँ गया? बेटा घबराने का नहीं सर, अगर ये माउंटेन ऊपर उठा है तो साइड में क्या हुआ? वैली तो बना। अब देखो इस वैली का क्या नाम है? इसी वैली को कहा गया है फॉल्ट, फिर इसी वैली को कहा गया है ब्लॉक, फिर इसी वैली को कहा गया है रिफ्ट, फिर इसी वैली को कहा गया है ग्राबेन। क्या कहा गया है? ग्राबेन वैली। छापिए फोटो। क्या बच्चे? रिफ्ट। एक मिनट, क्या बोल रहे? लिम्ब नहीं, इसमें लिम्ब खत्म, वो उसमें था। अरे टाइम बदल गया ना बच्चे, वो आमने सामने था, ये अपोजिट था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। हाँ यही है ब्लॉक माउंटेन। अब समझ में आया? यानी पहला टाइप फोल्डेड माउंटेन, दूसरा टाइप ब्लॉक माउंटेन। और ब्लॉक माउंटेन का बेटा मैंने आपको सारा नाम बताया, उसी को फॉल्ट बोलते हैं, उसी को ब्लॉक, उसी को होस्ट और इसी को स्कार्प माउंटेन कहते हैं। और मैं एक एक चीज को प्रूव करूंगा पूरे समाज के सामने। समझ में आया? अब बोलिए। छाप लीजिए धड़ाधड़। तो बच्चे फॉल्ट बोलिए, ब्लॉक बोलिए, रिफ्ट बोलिए, ग्राबेन वैली, सब यही है। इसीलिए आपको बहुत इजी वे में हर चीज को समझाते जा रहा हूं। अब दुनिया की कोई भी ग्रंथ आपके पास रखी हुई हो, कोई भी पांडुलिपि रखी हुई हो, आप उसको पढ़िए आराम से। चैप्टर का नाम फोर्स। एक बार अच्छे से सब करा दूंगा, अच्छे से रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, और थोड़ा बच्चे मेहनत तो करना होगा। देखो एक क्लास ऑफिसर का जॉब मिलता है, ग्लैमर तब होता है, तो मेहनत के बिना कैसे मिल जाएगा? जहाँ बच्चे दिन रात लगे हुए हैं, सभी पढ़ रहे हैं, आप पूरा बुक शहर में बैठे हुए हैं। यहाँ तो कहते हैं ना भुवनेश्वर पुरी की तरफ भी तो बहुत से कोचिंग वगैरह सब पढ़े हुए हैं, सब में लगे हुए हैं, लेकिन बेफिक्र रहिए, मुझे पता है कौन कितना मंत्र मार रहा है वहाँ पर। आपको उनसे ऊपर ही रखा है बेटा, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग साथ नहीं देंगे तो कैसे गेम हो? मेहनत तो करना होगा। और जीएस से रिलेटेड कोई भी बात हो आप एकदम पूछिए, मैं तो क्लास में हर चीज को जोड़ के बताता हूँ। साइंस की बात होती है तो जो देखो जो मुझे आता है मैं सब बता देता हूँ। इट इज क्लियर? ऐसा कुछ नहीं। और शुरू से बोलते हैं मैं ऐसा नहीं है एहसान कर, अरे मेरी ड्यूटी है, मेरा काम है। और वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, पूजा मतलब वर्शिप। छप गया? कहाँ? गुड, दिमाग में छपना चाहिए। कल क्वेश्चन पूछूंगा खूब, समझ में आया? पढ़े लिखूं और पढ़ी लिखी हूं। ओके एवरीवन, चलिए एग्जांपल लिखिए। वेट अभी एग्जांपल में मजा नहीं आएगा, जरा इसके टाइप भी हो जाने चाहिए। चलिए लिखिए टाइप ऑफ फॉल्ट। टाइप ऑफ फॉल्ट, टाइप ऑफ फॉल्ट। जरा फॉल्ट के टाइप भी तुरंत करा दूं, पूरे टाइप से मजा टाइप का आ जाए। टाइप ऑफ फॉल्ट एकदम, उसके बाद जब एग्जांपल देने लगूंगा तो एक एक चीज क्लियर करते चलूंगा। टाइप्स ऑफ फॉल्ट क्या लिखा आपने? फॉल्ट, FAULT, फोल्ड क्यों लिख रही हो? वेरी गुड। हार्ट अटैक आ जाएगा किडनी में मेरे, ऐसा नहीं करना का। सामने बैठ के गलती।
इतना बहुत बुरी सजा देता हूँ मैं, पता है ना, 10 दिन भूखे रखवा देता हूँ मैं। बॉय से ज्यादा मैं गर्ल्स को सजा देता हूँ, समझ में आया? टाइप्स ऑफ फॉल्ट में FAULT फॉल्ट। चलो अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट, ठीक है ना? कोई भी FOLT नहीं लिखा होगा, FAULT, ठीक है? इधर ठीक है ना? ठीक, चलो। तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट में पहला लिखिए हॉर्स। हॉर्स सिर्फ फोटो बना देंगे तुरंत समझ में आ जाएगा। लिखिए हॉर्स माउंटेन, हॉर्स माउंटेन, हॉर्स माउंटेन। यानी हॉर्स फॉल्ट के लिए होता है, और ये माउंटेन कैसे बना वो भी बता देता हूँ। बस फोटो देखिए, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग लगाने का काम मेरा है, बस लॉजिक को समझिएगा, काम पे चलिएगा। देखिए बच्चे, यहाँ सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ये देखिए स्लैब है, ये माउंटेन ऊपर की ओर है, ठीक, और ये स्लैब है, कोई दिक्कत नहीं। आप इस ग्राफ पे क्या दिख रहा है, कौन ऊपर उठा है? बीच वाला स्लैब। यानी जब बीच वाला स्लैब उठे, ध्यान से सुनिएगा, जब बीच वाला स्लैब उठे तो क्या कहलाएगा? हॉर्स माउंटेन। इज इट क्लियर? जब बीच वाला स्लैब उठे तो क्या कहलाएगा? हॉर्स माउंटेन। फोटो बना लीजिए बस, इसलिए एकदम आपको एक्यूरेसी से समझा दे रहा हूं। बस बीच वाले स्लैब पे केयर कीजिएगा, वो उठा है, फोर्स बीच वाले को उठा रही है, उसको साइड से कोई मतलब नहीं है, तब बोलेंगे हॉर्स माउंटेन। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरा लिखिए ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। सभी लोग क्या कीजिएगा, ठीक है? ग्राफ में क्या चेंज हो रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बीच वाला स्लैब है, सोचिए क्या होता है, साइड वाला नीचे चला गया तो बीच वाला ऊपर ही दिखेगा। तो जब साइड वाला नीचे हो जाए और बीच का ऊपर दिखे तब कौन सा माउंटेन? ब्लॉक। बहुत अच्छा, फोटो बना लीजिए। बस सिर्फ इतना क्लियर करना है कि कौन माउंटेन कैसे बन रहा है। अगर बीच वाला उठ रहा है तो हॉर्स है, बीच वाला वही है, साइड वाला नीचे हो जाए तो बीच वाला तो ऊपर ही दिखेगा, तब वो ब्लॉक है। ओके एवरीवन, ठीक। अब यहां पर आइए, लिखिए रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। हाँ, रिफ्ट वैली। अच्छा, अब यहां पर क्या कीजिएगा, तो क्या हुआ है, देखिए तो बीच वाला नीचे बैठा है, साइड से मतलब नहीं था, बीच वाला बैठ गया, वैली बन गया, और साइड वाला माउंटेन हो गया, तो लिख लीजिए रिफ्ट वैली बन जाएगा बस। यहाँ आप लोग को एटलस वर्क भी दूंगा, प्लीज जरूर घर में कीजिएगा बच्चे, कीजिएगा तो यकीन मानिए मेरे से ज्यादा जान जाइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं जान रहा हूं तो मैं लिमिट है, नहीं, आप मुझसे बेहतर जान जाएंगे, लेकिन जैसे बोलूंगा वैसे चलिएगा। इट इज क्लियर? ओके, रिफ्ट वैली सीख लिए। अच्छा, फिर नेक्स्ट लिखिएगा रैंप वैली, रैंप वैली, रैंप वैली, रैंप वैली। देखिएगा रैंप वैली में क्या हुआ, दोनों का साइड हो गया, फिर नीचे वैली हो गई, तो उसको रैंप बोलेंगे, ठीक है? अब वो बीच वाला वही है और साइड वाला उठ के वैली बना दिया, तो ये रैंप वैली हो गया।
अब कुछ एग्जांपल्स लिखिए आप। चलिए ये बहुत अच्छा चीज आप लोग समझ लिए। अब एग्जांपल्स कुछ लिखते रहिए। अब ओवरऑल एग्जांपल दे रहे हैं, लिखिए। इन यूरोप, इन जर्मनी। हाँ एग्जांपल मतलब ब्लॉक माउंटेन सब एग्जांपल देना, ठीक है। अभी ओवरऑल चल रहा है, बाकी लोग मैंने सब बता ही दिया। लिखिए इन यूरोप, इन जर्मनी। इन यूरोप मतलब यूरोप में, जर्मनी में। इन यूरोप, इन जर्मनी। क्या हुआ बच्चा? नहीं अब एग्जांपल दे दिया सबका ओवरऑल। ये तो टाइप बता दिया ना। अब ओवरऑल किसका एग्जांपल दे रहा हूं? ब्लॉक माउंटेन का। ये तो टाइप बता रहा हूं, अब ओवरऑल कर देना। जैसे इसको बोला था मैंने, फॉल्ट माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, स्कार्प माउंटेन, सबका एग्जांपल दे रहा है ओवरऑल। लिखिए इन यूरोप, इन जर्मनी मतलब यूरोप में, जर्मनी में। इन यूरोप, इन जर्मनी। हॉर्स्ट, लिखिए हॉर्स्ट, हॉर्स्ट माउंटेन, यानी इस नाम का माउंटेन भी है, हॉर्स्ट माउंटेन, कॉमा ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। याद रखना बच्चे, ब्लैक फॉरेस्ट काला जंगल नहीं है, माउंटेन का नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ये मत सोचिएगा कि ब्लैक फॉरेस्ट तो जंगल होगा, नहीं नहीं, नो एनी जंगल। नाम है उसका, नाम समझ में आया? गुड। ये सोचे कि जंगल होगा, नहीं नहीं, नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। फिर लिखिए, फिर कॉमा देके लिखिए वॉस्जेज माउंटेन, वॉस्जेज माउंटेन, वॉस्जेज माउंटेन, वॉस्जेज, VASJEJ, वॉस्जेज माउंटेन। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि यूरोप के, जर्मनी में एक ही माउंटेन है जो ब्लॉक माउंटेन है, भूलिएगा नहीं बच्चे, ठीक है। ये पूछ देते हैं वो कि बताइए कैसा माउंटेन, तुरंत बताइएगा ब्लॉक माउंटेन है, हॉर्स्ट हो, ब्लैक फॉरेस्ट हो, वास्टेज हो। अच्छा अगर माउंटेन होगा तो वैली भी होगी जर्मनी में ही, और वैली होगी तो कोई ना कोई नदी बह जाएगी। लिखिए एंड राइन रिवर वैली, एंड राइन रिवर वैली, एंड राइन रिवर वैली, एंड राइन रिवर वैली, भूलिएगा नहीं, एंड राइन रिवर वैली, ठीक है। तो यूरोप की, जर्मनी में जो राइन नदी है वो बच्चे ब्लॉक वैली में बहती है, मतलब फॉल्ट वैली में बहती है, मतलब रिफ्ट में बहती है, मतलब ग्राबेन में बहती है। और जानते हैं राइन नदी को यूरोप, जर्मनी में कोल रिवर बोलते हैं, कोयला नदी, कोल रिवर। क्यों बोलते इसको कोल रिवर, पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोयला कैरी किया जाता है। कैरी मतलब ढोया, धोना, कैरी करना, ढोना बोलते हैं। इसमें बड़े बड़े जहाजों में कोल जो होता है, कोयला, वो ढोया जाता है। तो मैं ऐसे ही पढ़ा रहा था, ढोया जाता है। तो एक स्टूडेंट बोलता है सर कोयला धोने की क्या जरूरत है? हमने कहा धोया नहीं, धोया जाता है। धोया मतलब कैरी करना, लेकर आना। हाँ लेकर आना या लेकर जाना दोनों होता है, कैरी करना। चलिए आगे समझ में, जैसे कैरी करने तो कुछ लेकर आ रहे हैं, बैग में कैरी करके आ रहे हैं, तो उसको हम लोग हिंदी में ढोना भी बोल सकते हैं, धोते हैं काम, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको कोयला रिवर बोलते हैं। भारत की कौन सी नदी है जिसको कोल रिवर बोलते हैं, कोयला नदी? जानते हैं? इंडियन ज्योग्राफी में सब पढ़ाऊंगा, अब जस्ट रिलैक्स। चलिए यहाँ तक तो समझ में आया। फिर अगला एग्जांपल लिखिए, नेक्स्ट में बनाइए, फिर एग्जांपल लिखिए। The biggest block mountain of the world is, the biggest block mountain of the world is, the biggest block mountain of the world is Sierra Nevada. The biggest block mountain of the world is Sierra Nevada. Sierra Nevada. The biggest block mountain of the world is Sierra Nevada. किस देश में है Sierra Nevada? Very good. चलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्लॉक माउंटेन मिल गया, तो फिर वर्ल्ड की सबसे लंबी रिफ्ट वैली भी तो होगी, रिफ्ट वैली भी तो होगी। लिखिए द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली ऑफ द वर्ल्ड इज, द लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली ऑफ द वर्ल्ड इज, the longest rift valley of the world is rift, rift R-I-F-T, rift. The longest rift valley of the world is the Great Rift Valley of Africa.
The Great Rift Valley of Africa. The Great Rift Valley of Africa. The Great Rift Valley of Africa. समझिए, वर्ल्ड का सबसे लंबा रिफ्ट वैली किसका है? अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली, जो लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है। कितनी? लिखिए, इट इज अप्रोक्स 6000 किलोमीटर लॉन्ग। इट इज अप्रोक्स 6000 किलोमीटर लॉन्ग, लगभग 6000 किलोमीटर लंबा है ये बच्चे। अप्रोक्स 6000 किलोमीटर लॉन्ग, तो लगभग 6000 किलोमीटर लंबा है। और जानते हैं किधर, किस पार्ट में है? लिखिए, इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न अफ्रीकन। इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न अफ्रीका। इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न अफ्रीका फ्रॉम मिड एशिया। इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न अफ्रीका फ्रॉम मिड एशिया। इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न अफ्रीका फ्रॉम मिड एशिया। मतलब सोचिए बच्चे, ये मिड एशिया से चलकर ये पूरे अफ्रीका को ईस्टर्न अफ्रीका तक है। देखिए, आप लोग एटलस कैरी करते हैं। एक बच्चा यहाँ, एक लड़की लाते थे ना एटलस, और नहीं है, वो आ ही नहीं रही लगता है क्लास। तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, कोई बात नहीं, तो ये लेक्चर तो मिल जाता है ना। ठीक, देखिए बच्चे, इसलिए मैंने कहा अगर आप लोग एटलस लेकर आए हैं, कोई अभी ले एटलस ला। थैंक यू। देखिए, मैंने इसलिए आप लोगों से बोला, एटलस को मैंने इसलिए दिखाया कि बच्चे प्लीज आप यहाँ एटलस वर्क करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तरीका तो मैं बताऊंगा, ओरिजिनल ज्योग्राफी में भी मैं पढ़ाऊंगा, वो तो मुझे सब पढ़ाना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ऑक्सफोर्ड में थोड़ा क्लैरिटी से होता है ना, और इसमें उतना क्लैरिटी नहीं रहता है। अब इसमें मैं बता दूंगा, उतना आप लोग सारी पढ़ेंगे अपना। ऑक्सफोर्ड का नहीं है क्या किसी के पास, या और भी कोई एटलस है? एनीबॉडी क्लास में? आप ही रखे हैं बड़े भाई बस? हाँ, वही 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 मैंने इसलिए कहा आप ही, और तो नहीं रखे ना। एक्चुअली इसमें इतना क्लियर नहीं है ना, इसमें वो चीज़ भी गायब कर दिया है। देखिए, देता नहीं सही तरीके से एक्चुअली। देखिए बच्चे, आपने एटलस लिया, देखो गलत नहीं है, लेकिन देखो मेरी बात को समझो। मदारी समझते हैं, सपेड़ा और मदारी। मदारी बंदर घुमाता है और सपेड़ा सांप। तो ऐसा देखिए, दोनों तो तमाशा दिखाते हैं, लेकिन अब सपेड़े को बंदर दे दीजिए और मदारी को सांप दे दीजिए तो होगा? कहना तो मेरा ये है कि इसमें वो चीजें नहीं मिल पाती, तो वो ऑक्सफोर्ड वाले में आपका एकदम क्लियर रहता है। अब इसमें मैं आपको अफ्रीका का ग्रेट रिफ्ट वैली कैसे दिखाऊं, या तो मुझे ही नहीं दिख रहा। समझ में आ रहा है? इसलिए कोई बात नहीं, इसको रखे रहिए, काम आएगा। जब खूब गर्मी हो, पसीना गिरे, बहुत काम आता है। लेकिन एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा था कि आपको घर में वो करना है, तो उसमें मैं कुछ दिखाता। इज इट क्लियर? तो अरे नहीं बच्चे, हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो, ठीक है? जब निकाल देना। इसमें लोड रखा है मैंने, अफ्रीका ऑक्सफोर्ड का स्कूल है, स्टूडेंट एटलस, इसमें लोड है। निकाल दीजिए, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ। आप जब तक निकाल रहे हैं तब तक और आप लोग लिखिए, 1-2 पॉइंट हो रहे हैं, लेकिन फिर बड़े बड़े आप लिखिएगा। लिखेंगे इन इंडिया। देखिएगा, इसमें सेव होगा ऑक्सफोर्ड का एटलस। इन इंडिया ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। इन इंडिया ब्रह्मपुत्र रिवर वैली is an example of नहीं है क्या? सेव था, आप पिछली बात मैंने ही करवाया था एक स्टूडेंट से। चलिए कोई नहीं, स्टूडेंट भी गया, वो भी ले गया लगता है। आप इसमें अफ्रीका का नक्शा खोलिए तो फिजिकल, अफ्रीका का फिजिकल, पॉलिटिकल नहीं खोलिएगा। हाँ, लिखा आपने, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंप ब्लॉक वैली। गुड, क्या कर रहा है? हाँ, आ तो गया। देखिए, आज भी अभी कहा कि जीवन कुछ मोड़ पे छोड़ के गया।
क्लियर है? लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, इधर तो लिख लिया ना आप लोगों ने, रैंप वैली, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल जाए, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए, आप लोगों को क्या कर्म करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये नहीं कि सर कर्म करने का कांड हो गया, नहीं, जस्ट बोलो। हाँ, ऑक्सफोर्ड का नहीं, ये नहीं, वो एटलस है, पर ये ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस है, स्टूडेंट नहीं। और ये भी उल्टा लोड कर दिया, एकदम थोड़ी है मेरे भाई। आप डायरेक्ट गूगल पर अफ्रीका का मैप खोलिए, गूगल पे डायरेक्ट अफ्रीका का मैप खोल लीजिए सीधा, और लिखिएगा फिजिकल, ठीक है, फिजिकल मैप। आपको बता देता हूँ, एक बार सभी लोग क्या कीजिएगा, कल पूरा एक पेज में अच्छे से ग्राफिंग कीजिएगा रिफ्ट वैली का। उसमें ग्राफिंग को क्या करना है वो मैं बता देता हूँ, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए प्लीज ये ड्यूटी जरूर कीजिएगा। देखिए कुछ नहीं, आप फोन में भी निकाल करके एक रफ स्केच कर सकते हैं। ऐसा मैंने नहीं कहा कि पूरे FM हुसैन की तरह आप लोग पेंटिंग ही कर कर आइए, रफ स्केच भी बना लीजिए, उससे दिमाग में चीजें रहनी चाहिए। अफ्रीका फिजिकल मैप, ये वाला कुछ देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें टाइम टेकन ये जो है, अब इसमें तो मेरे मैं ही भूल गया कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था। गुड, यही बात। बोला क्या खुल गया, ये था। देखिए इसमें नहीं, विजिबल नहीं हो रहा है, ये चीज देख रहे हैं, ये वाला ब्लैक सा जो है इसमें नहीं होगा, इसीलिए कहा ना बच्चे, मैं जानता हूँ, इसे तो मैंने कागज में बेकार ठोक होगा। सुनिए कोई बात नहीं, आप लोग सुनिए सभी लोग, मैं अभी जैसा बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने आपको 4th चैप्टर जो है कंप्लीट करा दिया है पूरा, इसकी सारी बातें बता दी। आप लोग को क्या करना है कि घर में अफ्रीका का फोटो खींचकर खोल लेना है, या सीधा ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका खोलकर उसके फोटो को देखना है, रेड रंग का वो दिखेगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। नहीं हुआ तो कोई नहीं, कल फिर मेरे को दिखा लीजिएगा, इज इट क्लियर, मैं क्लियर कर दूंगा। उसकी पूरी फोटो को बनाएंगे, उसमें बहुत सारे लेक हैं, झील, झील समझते हैं आप लोग, लेक पानी होता है उसमें, वो पूरे झील का सीक्वेंस तैयार करेंगे, नाम लिखकर ऊपर से नीचे का सीक्वेंस, यही पूछते हैं, इसलिए गलती नहीं कीजिएगा, पूरा ग्राफ बनाकर एक एक झील को लोकेट कर लीजिएगा ऊपर से नीचे तक, इट इज क्लियर। और एकदम अच्छे से इसको याद रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बाकी मैं रीजनल में पढ़ाऊंगा, लेकिन जब यहाँ पर है तो ये ड्यूटी जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ आपका 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब बच्चे सब लोग सुनिए, इसके बाद जो मैं अगला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। उस चैप्टर के एक वर्ड का नाम भी क्लास में एक स्टूडेंट ने लिया है, लेकिन मैंने उनको यही कहा था कि देखिए वो सब आना है, इट इज क्लियर, इन्हें नहीं पूछा था, इट इज क्लियर। बताइए क्या कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा फिर नेक्स्ट, आपने ही बोला था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, हेडिंग दीजिए सभी लोग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ग्राफ के लिए एक पेज छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट पेज में हेडिंग दीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिख लेंगे सभी लोग, प्लेट PLAT, प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, TEC प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसमें इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दीजिए। एक बात सुन लीजिए, ये ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, लेकिन आप लोग केयर कीजिए, मैं कौन सा आपको फोर्स पढ़ा रहा हूँ, इंटरनल फोर्स पढ़ा रहा हूँ ना।
चैप्टर तो खत्म। तो हो सकता है आपके दिमाग में आएगा कि सर जब इंटरनल फोर्स हो गया तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना। इसीलिए आपको मैं बता देता हूँ अभी इंटरनल फोर्स खत्म नहीं हुआ, न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है बट इंटरनल फोर्स खत्म नहीं हुआ है। अभी भी एक चैप्टर किसके अंदर है? इंटरनल फोर्स। जब पूरी जमीन के अंदर पढ़ेंगे उसके बाद जमीन के ऊपर आएंगे और फिर सिर्फ जमीन के ऊपर की बात करेंगे। आई बात समझ में? इज इट क्लियर? जो भी बात होगी साफ होगी, बाकी जो बात होगी गेहूं कटने के बाद होगी। इज इट क्लियर? थैंक यू क्लास।